बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज फिर बहुत फॉग थी और बहुत फॉग का मतलब है कि डेंस फॉग, जिसकी वजह से तमाम शाहराएं भी बंद थी और ज़ाहिर मोटरवेज भी बंद है। इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं तो अपने जो एहतियात का दामन है ना, स्टीयरिंग के साथ साथ, हैंडल के साथ साथ, उसको भी नहीं छोड़ना। और हमसा ये जो हम इनहेल करते हैं ना, स्मॉग जिसे कहते हैं, आजकल तो फॉग चल रही है लेकिन चले स्मॉग भी इसके साथ साथ ही है। वो स्मॉग बहुत सारे सिगरेट्स पीने के बराबर है और हमें पता है कि सिगरेट पीना हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह। लेकिन एक और रिसर्च हुई है और ये रिसर्च जो है एक आर्टिकल की सूरत में उन्होंने पब्लिश किया फाइनेंशियल टाइम्स में, और वह है इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन्स इन पेंडेमिक। और पता है उसमें उन्होंने क्या लिखा है? क्या लिख दिया? उन्होंने लिखा कि ये जो कैद तन्हाई होती है ना, ये जो तन्हाई की अजियत है, जिसमें इतने हिजर और विसाल के शेर भी लिखे, फिराक के शेर लिखे जाते हैं, ये तन्हाई जो है ये इसके बराबर है कि एक इंसान जो है ना 1 घंटे में 15 सिगरेट्स जो पी ले, उसका जितना सेहत के ऊपर फिजिकल असरात होते हैं पेंडेमिक के उतने ज्यादा हो रहे हैं इस पेंडेमिक के तन्हाई के। जो लोग अकेले हैं या फिर उन्हें नहीं कोई गुफ्तगू करने के लिए दस्तयाब है, और आजकल नहीं है, हम सब लोग अपने अपने टेक्नोलॉजी के साथ, फ़ोन के साथ मसरूफ़ होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो पेंडेमिक में कहीं वो अकेला ना रह जाए, तो इसलिए उसका ख्याल रखें, इर्द गिर्द ज़रूर देखें। और अगर आप तनहा महसूस कर रहे हैं तो दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए। हम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी दोस्तियाँ कम होती जा रही हैं, सोशल सर्कल कम होता जा रहा है। चलें सीधा दोस्त रखें, लेकिन दोस्त रखें ज़रूर जिनसे आप दिल की बात कर सकते हो, वरना हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारी तो कोई सुन ही नहीं सकता, हमें तो कोई समझ ही नहीं सकता। हमने एक्चुअली कोशिश ही नहीं की। हाँ, और यही डिप्रेशन है जिसको वो कह रहे हैं कि इसके फिजिकल असरात जो है, ये नहीं है कि वो सिर्फ परेशान है, आप उदास है, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सेहत पे असर पड़ता है उतना ही जितना कि एक स्मोकर को पड़ता है, जो कि चेन स्मोकर हो, मुसलसल सिगरेट पी रहा हो। सो पहले ही हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उससे हम सिगरेट ना पीते हुए भी हम सबकी सेहत जो है उतनी मुतासिर है जितने स्मोकर्स की होती है। ऊपर से हम जो है उदास भी हों, परेशान भी हों, डिप्रेस भी हों, तन्हाई का शिकार भी हों, तो इसका मतलब है कि हमने तो अपनी सेहत को खुद खतरे में डालिए। तो खुद को खतरे में मत डालिए, दोस्त बनाइए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए। और अगर आप किसी को खामोश देख रहे हैं तो उससे ये ना पूछे तुझे क्या मसला है, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ रवाबत बढ़ाएं ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो। वो आपको खुद बता देगा भाई मुझे ये मसला है। बातचीत करना, हंसना, बोलना, इसलिए तो कहते हैं मुस्कुराहट भी एक सदका है। सो आप सब ये सदका जो है ज्यादा से ज्यादा आजकल उतारें और आजकल ज्यादा से ज्यादा दें। सो एक नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। ऑपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत गिराने का ख्वाब, पीडीएम का फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल है। पीडीएम के अहम इजलास से बिलावल जरदारी फिर गैर हाजिर रहे, शेख रशीद ही आपको हलवा खिलाएगा, वजीर दाखिला का पीडीएम को पैगाम। बेरोजगारी और महंगाई के तूफान ने मुल्क की इक्तिसादियात की चूलें हिला दी, मगर हुकूमत माली साल के पहले 6 माह पीएसडीपी का महज 29% इस्तेमाल कर सकी। माली साल के दौरान पीएसडीपी के लिए 577 अरब रुपए रखे गए, हुकूमत ने सिर्फ 168 अरब रुपए खर्च किए। हुकूमत कोरोना और दीगर कुदरती आफात के लिए फंड्स भी इस्तेमाल करने से कासिर। पीटीआई हुकूमत के जरिए इनकलाब लाने के दावे कहाँ गए? हुकूमत ने काश्तकारों को खाद माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। गुज़िश्ता अक्टूबर से जनवरी तक डीएपी खाद 800 रुपए महंगी हुई। किसान और मईशत दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। डीजल की कीमतों में हर दिन 15 दिन बाद इजाफा, किसानों की कमर टूट गई। जी बिल्कुल, हर मामले पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। हाँ। ये बिल्कुल इस पूरी ये जो सिचुएशन एक बन गई है ना, एक स्टोरी बन गई है भारत के अंदर, ये उस पे बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि अब ऐसी चैट्स लीक होना शुरू हो गई हैं। व्हाट्सएप ने तो क्या करना था, ये चैट्स ऐसी लीक होना शुरू हुई हैं
कि क्लियर हो गया है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो बिल्कुल दुरुस्त था। बिल्कुल सर, सेकुलर जमहूरियत के दावे करने वाले भारत की जो है ना वो कलई खुलती जा रही, उतरती चली जा रही है। इससे पहले EU की डिसइंफो लैब का स्कैंडल हम सबके सामने है कि किस तरह से पूरी दुनिया ने इस चीज़ को जाना कि इंडिया ने प्रॉपर इस तरह से डिसइंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में फैलाई। अरब और अर्नाब गोस्वामी की लीक गुफ्तगू ने मोदी का फाशिस्ट चेहरा जो है ये बेनकाब कर दिया है। इस बारे से हम बातचीत करेंगे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फरमाइएगा सर कि मुसलसल ये जो चेहरा भारत का खुलकर सामने आ रहा है, उनके नाम नहाद दावों की जो कलई है वो खुलती और उतरती चली जा रही है, क्या दुनिया को भारत का ये नया चेहरा दिखाना और इसको पहचान कराना पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल रहा है? देखिए, पाकिस्तान तो उनका चेहरा मुसलसल दिखा रहा है। आपको याद होगा 14 नवंबर को मैंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने वो डॉसियर पेश किया था, जिसमें हमने वो शवाहिद दिए थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में किस तरह दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहा है, किस तरह फाइनेंस कर रहा है, किस तरह मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह मुख्तलिफ तरह जो सरजमीन है गिरदो नवाह की और अपने मुल्क की इस्तेमाल कर रहा है, हमने वाज़े कर दिया। फिर हमारे इन इंकशाफात को तक़वियत मिलती है जो डिसइंफो लैब EU की आती है, उनके इंकशाफात वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ने 750 के लगभग जाली NGOs, जाली वेबसाइट्स कायम की जिनके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ तुहमत और मलामत की गई और इल्जामात लगाए गए बिला वजह, और पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी प्रोपेगेंडा और स्मेयर कैंपेन कायम की गई। हमने नहीं, एक तीसरी पार्टी ने इंकशाफ किया। और अब चौथा आप ये देखिए, ये जो आपके सामने ये जो चैट आया है अर्नाब गोस्वामी और दास गुप्ता के दरमियान, इससे वाज़े हो गया कि हिंदुस्तान ने सियासत के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए एक नाटक रचाया, अपने 40 के करीब सिपाहियों को मरवाया और उनकी मौत पर अपनी जो सियासत है चमकाई और अपने इलेक्शन की जीत की राह हमवार की। ये अब बिल्कुल वाज़े हो गया है। इससे जाहिर ही होता है कि आज दिल्ली में एक ऐसी गैर जिम्मेदार हुकूमत है वो अपने मकासद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो लोगों को मरवा सकती है, वो इम्तियाजी कवानीन पास करवा सकती है, वो अक़लियतों को निशाना बना सकती है। इससे आपके सामने है, बाबरी मस्जिद का जो है वाकया आपके सामने है, और फिर अदालतों के फैसले आपके सामने हैं, सब बरीउल जिम्मा हो गए। ये पूरा नक्शा जब आप सामने रखते हैं तो दुनिया के सामने ये आया हो गया कि वो भारत जिसको वो डेमोक्रेटिक समझते थे, वो भारत जिसको वो सेकुलर समझते थे, आज वहाँ एक फैशिस्ट हिंदुत्व रजीम का कब्जा है। सब इदारों पर वो गालिब आ चुकी है और सब उसके ज़ेर हो चुके हैं। तो फिर इंडियन मीडिया जो है उसका एक हिस्सा जो हुकूमत का आलाकार बना हुआ है और वो उस हिस्से को जो एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी आयद होती है बैन अक़वामी कम्युनिटी पर, हिंदुस्तान को अकाउंटेबल ठहराए, क्योंकि वो इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दांव पर लगाने का इरादा रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बालाकोट का मामला हो, दरअंदाजी का या पुलवामा का मामला हो, सब कुछ खुल के सामने आ गया। भारत के अंदर एहतजाज हो रहा है। कांग्रेस की बात कर लें, अपोजिशन पार्टीज की बात कर लें, वो कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय हुकूमत है उनका मौक़िफ़ बड़ा सीधा सा है। वो कहते हैं ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, लोग तो भूल जाएंगे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या आप समझते हैं ये इतनी बड़ी बात नहीं है और ऐसे ही अक़वाम आलम इसको भूल जाएंगे? पाकिस्तान भूलने देगा किसी को? देखिए, पहली बात तो ये है, अक़वाम आलम को ये सोचना चाहिए कि इसकी बुनियाद पर जो 26 फरवरी को इन्होंने बालाकोट पर हमला किया, पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया, हमारी सॉवर्निटी को वायलेट किया, उसका नतीजा क्या निकल सकता था? शुक्र है कि वहाँ
कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फर्ज कीजिए हलाकतें हो जाती, ठीक है, फर्ज कीजिए इससे ज्यादा नुकसान हो जाता। जिस दिन पाकिस्तान ने दूसरे दिन रिटेलिएट किया 27 फरवरी को, वो हमने एहतियात बरती और हमने ये फैसला किया था कि हमने अपनी सलाहियत का इजहार करना है, जानी नुकसान नहीं करना। फर्ज कीजिए वहाँ जानी नुकसान हो जाता, तो क्या इस वाक़े से एक साउथ एशिया जहाँ एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट मौजूद है, वहाँ एक जंग छिड़ने का खदशा नहीं था? इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत क्या हो सकती है? और इस पर दुनिया खामोश रहेगी? मैं समझता हूँ भारत की ऑपोजिशन ने अगर ये मुतालबा किया है तो ये बड़ा जायज मुतालबा है, और ये कह देना कि वो पाकिस्तान की जबान बोल रही हैं गैर जिम्मेदाराना, और ये तोहमत है, वो पाकिस्तान की नहीं, वो कह रहे हैं हम हकायक से पर्दा उठाना चाहते हैं कि क्या हमारे यहाँ ऐसी हुकूमत है जो सियासत के लिए इस हद तक आगे जा सकती है। बिल्कुल सर, ये भी फरमाइएगा जो बाइडन की जो नई इंतजामिया है वो भी अब इख्तियार जो है वो संभालने को है, जिसके साथ इस खत्ते में बहुत सारी तब्दीलियाँ, जिसमें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात के एक अहम फेज़ में है। और पिछले दिनों एक और किताब भी सामने आई, एनिमी ऑफ माई एनिमी, जिसमें इंडिया और अफगानिस्तान के गठजोड़ को खुल के बयान किया गया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो या फिर केपी में इश्तियाल अंगेजी, इन तमाम वाक़यात को दुनिया के सामने पेश करके और भारत का सही चेहरा सामने लाने में हमें और किन चैलेंजेस का सामना है और हम किस तरह से इस मामले को अब हैंडल करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जिसका हम सामना कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम। हम चाहते हैं जो गुफ्त-ओ-शुनीद का आगाज हुआ है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे और वहाँ अमन व इस्तेहकाम हो, वहाँ खुशहाली हो। लेकिन चैलेंज ये है कि अफगानिस्तान के अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हैं और बाहर भी ऐसी कुव्वतें बैठी हैं जो स्पॉइलर का किरदार अदा कर रही हैं और जो इसमें रखना अंदाजी डाल रही हैं, वो मुश्किलात पैदा कर रही हैं और जो मज़ाकराती अमल है उसमें वो रुकावटें डालते हैं और उस चीज़ को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में वो रुकावटें खड़ी कर रही हैं। ये एक चैलेंज है जिसका मैं समझता हूं कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू आपने सुनी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, शामिल गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ब्रिगेडियर साहब, खुद ही चेहरे अयां हो रहे हैं, खुद ही मामलात सीधे होते जा रहे हैं, जो कलई है वो खुद ही उतरती जा रही है, जो पीछे प्लस्तर हुआ हुआ है वो सामने आ गया, चेहरा जो है वो खुल के सामने आता चला जा रहा है। आप क्या देखते हैं इसको कि क्या भारतीय हुकूमत का जो दावा है, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि वो जो सोच रही है ये मामला लोग भूल जाएंगे, दुनिया भूल जाएगी, क्या वाकई ये जल्दी भूल जाएंगे और फिर कुछ नहीं होगा, भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठेगी? देखें, ये भूलने की बात नहीं है और यह हमेशा से भारत का ये अंदाज रहा है कि जब भी पाक इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसी शर्मगेजी करता है कि अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करता है और वोट लेने के लिए उनको मांगते हैं। देखें, मैंने एंटी पाकिस्तान, एंटी कश्मीर एक्टिविटी की है, लेकिन बात यह है कि इसको हम कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से फॉलो अप करते हैं, दैट मैटर्स मोर। तब लोग और दुनिया याद रखेगी। बिल्कुल उसने गलत किया और ये पता था, उस वक्त भी चीज़ें लीक हुई थी, ये एक स्टेट ड्रामा किया है इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के लिए और उसके बाद पाकिस्तान की स्पेस वॉलेट की। हमने बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर बिहेव किया और हमने रिस्ट्रेंट किया, वी नेवर वांटेड टू फर्दर एस्केलेट हो जाए। लेकिन अब ये है कि इसको हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारी कश्मीर कमेटी, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, जॉइंट पार्लियामेंट और सेनेट के, दे शुड गो आउट ऑफ द कंट्री, मूव टू यूनाइटेड नेशंस, मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, इस्लामिक ममालिक में, वहाँ जाके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, ह्यूमन राइट्स वॉच टॉक हैं, सबको बताया जाए और एक एक चीज़ बताई जाए। डोजियर देना इज़ मोर ईजी बट टू फॉलो इट अप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपने जो परमानेंट मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन के, उनको हमने कैसे अप्रोच करना है, हमने उन्हें केस बिल्ड कैसे करना है, हमने FATF में इंडिया को अब लेके कैसे जाना है, हमने उन ममालिक से बात करनी है जो उसके मेंबर्स हैं,
ताकि इंडिया को भी पता चले कि नाउ पाकिस्तान इज इमर्जिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सॉवरन स्टेट। ये हमने करना है और इसके लिए जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपना काम बहुत अच्छा करते हैं। बात भी की यूनाइटेड नेशन में, बड़ी फोर्सफुल तरीके से स्पीच की, बट देन वी नीड टू फॉलो इट अप। जिसमें हमारी कमजोरियां, हमने डोजियर जमा करा दिया, हम समझते हैं हमारा काम हो गया, वी हैव टू फॉलो इट। सर, EU डिसइंफो लैब हम सबके सामने है, वहां पर तो कानून बहुत सख्त है इस तरह के मामलात को लेके। अगर हम उस सरजमीन पर इस मामले को उठाएं कि वहां पर वॉयलेट किया गया है लॉज को, रूल्स को, और इस तरह से एक बाकायदा जिसे कहना चाहिए इब्लाग की दहशतगर्दी के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है, और फिर जिस तरह से किताब सामने आई है, ये ओपन कन्फेशन है एनिमी ऑफ माई एनिमी, वो लिख रहे हैं उसमें कि हम किस तरह से बलूचिस्तान में दरअंदाजी करते हैं, किस तरह से हम KP में भड़काते हैं लोगों को, उनके जज्बात जो हैं उनको इश्तियाल दिलाते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर फितना और फसाद पैदा किया जा सके। सो ये तमाम एविडेंसेस जो हैं इनको हम इस्तेमाल करने में हमें आपके ख्याल में क्या स्टेप्स फर्दर लिए, किस तरह से हम इस मामले को आगे लेके जाएं? आज तक तो हम पर ही दहशतगर्दी के परवरदा होने का इल्ज़ाम लगता रहा। देखें, पिछले 15 साल से EU डिसइंफो लैब में इंडिया किस तरीके से पैसा पंपिंग कर रहा है, कैसे पूरे वर्ल्ड के माइंड को पॉल्यूट किया हुआ है। इसी वजह से अगर आपने देखा हो कि हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान में टेररिज्म की बात करते हैं, इंडियन मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, इंडियन ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं, डोंट बाय आवर आइडियाज, नेवर कैश आवर रिव्यू पॉइंट। पॉइंट इज कि उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतना वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है कि वो नहीं होता, इसलिए वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। सेकंड बात यह है कि इंडिया की इस वक्त अमेरिका को ज़रूरत है एज ए प्रॉक्सी, ताकि वो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करके हमारा सीपैक मनसूबा न बनने दे। चाइना को इनसर्कल करने के लिए वो इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं साउथ चाइना सी में और लद्दाख में। ये प्रॉब्लम है, और फिर उनके ज़्यादा तजारती जो इंटरेस्ट हैं वो लाते हैं। लेकिन हमने क्या अभी तक अपना इस केस को लेके आगे चले हैं डिसइंफो लैब के? क्या हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, साइबर क्राइम्स की वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हमने वो केस टेकअप किया है? क्या कि हमारी प्रॉब्लम थी कि हम एकदम इशू होता है, हम करते हैं, क्या है सर? हम क्यों नहीं कर रहे? आपके ख्याल में क्या वजह है? लेकिन बट ऐसे कि फॉलोअप आपको चाहिए कि आपकी जितनी एजेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, आपकी साइबर क्राइम्स है, उसके बाद आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, यू हैव टू सिट एंड वर्क एंड पुट अप अ वेरी जॉइंट केस, और इसको लेके आगे चलना चाहिए उन जगहों पर जहाँ ये सुने जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और हमारे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हाउसेज हैं, दे हैव टू ऑल वर्क आउट जॉइंट स्ट्रैटेजी। इसको लेके चलें और निकालें इसको दुनिया के, इसका मुंह और काला चेहरा तो मखलूक दिखाएं। ये नरेंद्र मोदी एक नहायत ही कनिंग दहशतगर्द है और RRS का कमांडर भी है, और इसमें 4-5 का टोला है जिसमें अरनाब उस्मानी इज पार्ट ऑफ दैट। जो ये आता है रिपब्लिक में, मैं जाता था, इसके प्रोग्राम में मैंने जाना छोड़ दिया क्योंकि ये अननेसेसरी बातें करता है, सिर्फ पाकिस्तान बैशी, और जो RRS का अखंड भारत का नरेंद्र मोदी के एजेंडे को लेके चलता है। लेकिन देखें किस चीज़ से एक्सपोज हुआ है। यही अगर बात पाकिस्तान की तरफ से हुई होती, आप देखें दुनिया में कहराम मच गया होता, शोर मच गया होता। तो ये फर्क होगा, इसलिए वी हैव टू लुक इनवर्ड इन आवर ओन हाउस कि हमने क्या करनी। बिल्कुल, हमें फॉलो अप इसको करना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे। ये मामला वही है कि वो देखें वो कैसी बातें कर रहा था, और जब चैट निकली है तो पता लगा वो जो 40 उनके फौजी मारे गए थे उनकी हुकूमत की जानिब से ही, उस पर वो कितना खुश था कि मेरी रेटिंग किधर ऊपर पहुंच गई। और इसी के लिए हमने बहुत पुराना सुना हुआ है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। सो ये हमें पता है कि ये फिलॉसफी जो है एग्जिस्ट करती थी, यही बुनियाद थी हमारे दो कौमी नजरिए की। और चांकिया फिलॉसफी का वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका दोस्त है, वो भी खुल के सामने आ गया कि अफगानिस्तान को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए। लेकिन हमजा, जो बाइडन ने जो सिलेक्शन की है अपने कैबिनेट की, उसमें 20 ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, जिनमें से 17 वो हैं जो कि व्हाइट हाउस जो कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्लेस है, वहाँ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो हमें ये देखना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हम कितनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं पाकिस्तान का सही चेहरा दुनिया को मुतारिफ कराने में। हमारे ताल्लुकात कैसे हैं ये अक़वाम आलम के साथ, हमें ये भी देखना होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, कुछ मुल्की सियासत की बात कर लेते हैं। वैसे तो अपोजिशन इत्तेहाद अभी तक हुकूमत को परेशान करने में बिल्कुल ही नाकाम रहा है, मगर PDM जलसे जुलूसों और एहतजाज से मुल्की सियासत में थोड़ी बहुत जो हलचल है ना वो मचाए रखे हुए है, और हुकूमत को थोड़ा बहुत उधर ध्यान देना पड़ रहा होता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे PDM जो है ना
वो अब एजेंडाज ढूंढ रहा है कि अब कौन से एजेंडाज है जो किए जाए। पिछले दिनों एक जो ऐलान हुआ है जलसों का, उसमें कश्मीर डे के ऊपर भी एक जलसा है, उसमें इजराइल के ऊपर भी एक जलसा है। सो जो पीडीएम का बेसिक मौक़िफ़ था ना, वो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जा रहा है। लेकिन पीडीएम फॉरेन फंडिंग केस को लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का मैदान सजा रही है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने फॉरेन फंडिंग को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया था। ये और बात है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो मौजूद नहीं थे। अच्छा, जब मरीम नवाज से सवाल हुआ तो उन्होंने आगे से कहा कि जी वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या करने आना था। खैर, वज़ीर आज़म के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस 6 बरस से ज़ेर इल्तवा है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये मौलाना साहब कह रहे थे। और इमरान खान ने मदर ऑफ एनआरओ लेकर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया और पार्टी फंड के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए। और एक और बात जो सामने आई वो ये कि जो स्टेटमेंट दी गई है पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन में, वो ये कि उनके एजेंट्स जो हैं वो कलेक्शन, इस तरह की कलेक्शन में मुलव्वस थे, जो कि एक मतलब एक अजीबोगरीब किस्म का कन्फेशनल स्टेटमेंट कर लें या फिर एक एतराज है ऑपोजिशन की जानिब से। तो ये कहा जा रहा है कि कन्फेशन कर ली है, कन्फेशन कर ली है। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, इस पर जानेंगे हम। रहनुमा पीटीआई हमारे साथ है सदाकत अली अब्बासी साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि अब सियासी मामलात सड़कों और मुजाहिरों से तय होंगे जब दोबारा इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे के पास आ चुके हैं, क्या हुकूमत संजीदा हो जाए तो फिर मामलात पार्लियामेंट में संभाले जा सकते हैं। कोई तो प्लान होगा जो इसमें आप ये सोचते हो कि मुल्क के अंदर इंतशार और बदअमनी और बेसुकूनी को ख़त्म करके कोई बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। देखिए जी, पार्लियामेंट हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से कोरोना की वजह से ज़ाहिर है वो हर जगह पे पाबंदियां थी, बंदिशें थी, इसलिए पार्लियामेंट में वो एक थोड़ी सी एक्टिविटी कम रही। वरना इन दिनों में सेनेट का इजलास तो चल रहा है, असेंबली का शायद इजलास भी हो जाएगा। और जहाँ तक बात है सड़कों पे और इलेक्शन कमीशन, तो ये एक ममनुआ फंडिंग का केस था जो पीटीआई के खिलाफ भी था। पीटीआई के एक बंदे को जिसको निकाला गया, अकबर शेर बाबर, और पीटीआई पे जब इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कूद पड़ी, तो हमने कहा कि इस तरह करें जी कि अगर फॉरेन फंडिंग का कोई इशू है तो सारी पार्टियों का कर लें। तो अब सारी पार्टीज़ का जो फंडिंग है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है। मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा है, पता चल जाए कि किस पार्टी को कौन कौन फंड करता रहा है और कौन सी पार्टी किन किन ग्रुप से फंडिंग लेके उनको फ़ायदा पहुँचाती रही है। और मुझे एक जमहूरी आदमी होने के नाते इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि ये आइनी इदारे इसीलिए बने होते हैं कि जो आइनी मामलात हैं इनकी जो है वो जहाँ तक तशरीह करनी है या कोई चीज़ फंसी हुई है उसका फैसला करना है, तो इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करे। हम बिल्कुल ठीक है सदाकत अब्बासी साहब, यूं दिखाई दे रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई हुकूमत और इमरान खान के इंसाफ की सियासी फिलॉसफी के बिल्कुल जो है ना खिलाफ जा रहा है कि रुकावटें जो है वो पीटीआई की जानिब से सामने आ रही हैं। तो पीटीआई हुकूमत इस मुकदमे में क्यों ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है? देखिए, पहले तो ये इसको फॉरेन फंडिंग नहीं कहते, ये ममनुआ फंडिंग केस है। और पीटीआई तो बड़ी खुश है इस बात से कि एक दफ़ा चेक होना चाहिए। और हमने अपना 40,000 वो लोग जो फॉरेन नहीं है, जो पाकिस्तानी है, जो हमें 25 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं रेमिटेंसेस की शक्ल में, तरसीलात ज़र की शक्ल में, ये उन लोगों की फंडिंग है। और पीटीआई ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पिछले 20-22 साल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व किया। वो पीटीआई को सपोर्ट भी करते हैं। इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानी 90% ज़्यादा पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और वो पीटीआई को फंडिंग करते हैं, जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और उस रिकॉर्ड को बैंकों के ज़रिए हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और हर साल अपना जो है ना वो अकाउंट्स जमा कराते हैं। हम समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी और नून है उनके तो ठेकेदार हैं जो कमीशन ले लेके इनको पैसे देते हैं, तो ये बड़े फंस जाएंगे। आप देखिएगा आगे जाके। आज ये खुश हो रहे हैं कि शायद पीटीआई फंसेगी। हम समझते हैं कि पीटीआई विल बी द मोस्ट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी कि जिसकी फंडिंग का आपको रिकॉर्ड मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं, हम 40,000 का बंदों का रिकॉर्ड दे रहे हैं, ये 10,000 का रिकॉर्ड कोई एक पार्टी दे सकती। इनका तो सारा काम ही मनी लॉन्ड्रिंग वाला है। तो बहरहाल एक लिहाज से अच्छी बात है कि वंस एंड फॉर ऑल पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई और बाकी जेयूआई का भी मेरा ख्याल है
ये फंडिंग चेक हो जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सदाकत अली अब्बासी साहब, आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 दावे, जिनमें एक एहतसाब का था और दूसरा आवाम के दिन बदलने का था, वो 200 अरब वापस आने का था, वो 50 लाख घरों का था, वो करोड़ नौकरियों का था और महंगाई के खात्मे का था, पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस खत्म करने का था। ये तमाम दावे जो हैं अवाम आज तक मुंतज़िर है कि इन दावों में भी कोई हकीकत और सच्चाई जो है उन्हें दिखाई दे। भूल जाती हैं, दावे इलेक्शन से पहले होते हैं, उसके बाद नहीं होते। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है मजीद बात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम भी अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि महंगाई का ये तूफान जो है कहाँ जाकर थमेगा। बेरोजगारी और महंगाई के तूफान ने ना सिर्फ मुल्क की इक्तिसादियात के चूल्हे हिला दिए, बल्कि इनफरादी सतह पर लोगों की मौशी और माशरती ज़िंदगी तो जो मुतासर हुई है, नफ्सियाती तौर पे मैंने बहुत सारे लोगों को इसका शिकार होते देखा। हम सब बिल्कुल ऐसे ही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम सब लोग ही हैं, अवाम ही हैं। हम जब आपस में बात करते हैं, घर में बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो समझ लगती है कि हमारे से ज़्यादा दूसरा शख्स परेशान है। बंदे को अपनी परेशानी कम लग रही होती है कि यार ये तो कितना परेशान है। मगर हुकूमत की हालत ये है कि तरक्याती मंसूबों के लिए रखी गई रकम का इस्तेमाल ही नहीं कर सकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने रवां माली साल के पहले 6 माह के दौरान पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुख्तस महज 577 अरब रुपए की रकम में से 168 अरब रुपए खर्च किए हैं, जो सिर्फ 29% बनते हैं। और अगर आपको याद हो ना कि जब अपना वो कारकर्दगी रिपोर्ट शाया कर रही थी या बता रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो उसमें ये जो बजट बचा रहे थे ना, इसको वो एज अपनी अचीवमेंट गिनते हैं कि हमने इतना जो तरक्याती बजट जो है ना ये बचाया। और आपको याद होगा अगर हमजा कि तमाम जो सूबाई मिनिस्टर्स हैं या फिर अपोजिशन के लोग हैं, उनका इख्तलाफ किस चीज़ पे था, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी साहब, कि जनाब डेवलपमेंट फंड्स तो दें, हम अपने हलकों में कोई काम तो करें। हमने इलेक्शंस में जाना तो है, हमने लोगों को बताना तो है कि हमने क्या किया, उनकी कुछ मुश्किलात तो हम हल करें। लेकिन ये एक मसला जो है ये हमारे सामने है। रवां माली साल 2020-21 की पहली शशमाही के दौरान तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल सुस्त रहा है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह ये बताई जाती है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नैब के खौफ की वजह से सरकारी फाइलों की मंजूरी के लिए तैयार नहीं है। और इसमें तो कोई शक नहीं है, साइन करने के लिए कोई तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आपको मामले की समझ आ जाएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि वो डर इतना ज्यादा रहे, खौफजदा इतना ज्यादा कि कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आहत चीमा और फवाद हसन फवाद जो है वो उनके सामने मिसाल है। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि क्या यही वजूहात हैं या इसके अलावा भी कुछ और ऐसे मामला हैं जो शायद हमारी जहन में। हमारे साथ हैं इस वक्त मौशी अमूर के माहिर महताब हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। फरमाइएगा, ये क्या हुकूमत की अचीवमेंट है कि उन्होंने तरक्याती फंड्स जो है वो इस्तेमाल नहीं किए माली साल की पहली शशमाही के दौरान? मतलब नाकामी है हुकूमत की कि तरक्याती फंड्स जहाँ जहाँ लगने थे वहाँ नहीं इस्तेमाल हुए, सिर्फ 29% तरक्याती फंड्स इस्तेमाल हुए। देखिए, बुनियादी तौर पे जब डेवलपमेंट फंड्स की एलोकेशन की जाती है तो हुकूमत जो है वो इस तरह से करती है कि 20% बल्कि 25 और 25 जो है ना वो 4 जो क्वार्टर्स है उनके अंदर तकसीम कर देती है। तो बुनियादी तौर पे पहले 6 माह के दौरान प्लानिंग कमीशन ने कोई 50% से ज्यादा के फंड्स जो है वो सैंक्शन किए, लेकिन बुनियादी तौर पे जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स या एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं वो इस काबिल ही नहीं रही कि वो इखराजात कर सके। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं और उसमें सबसे बड़ी वजह जो आपने भी मेंशन की है वो नैब का खौफ है। क्योंकि वजह ये है कि जो भी अफसरान हैं वो कहते हैं कि हम एक तो डेवलपमेंट फंड्स के इस्तेमाल के लिए पूरी एक पेन लें और बाद में नैब की प्रक्रिया भुगते रहें। बुनियादी तौर पे एक तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी हैं जिसकी वजह से जो है वो फंड देखिए, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा हो उस टाइम ये जो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। ये इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने में मदद की है। एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हम कंस्ट्रक्शन पैकेज लाए हैं, लेकिन अगर ऐसे वक्त में जो हुकूमत के पास अपने पैकेज में पैसे हैं अगर उनका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा तो इसके नतीजे में आ सकते हैं कि
वो किस हद तक जो है वो इकोनॉमी को स्टार्ट करने में सही है। ये बड़ा ही कंसर्न है इस टाइम जो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है और उसके जो मुख्तस पैसे हैं जो हुकूमतों के पास अवेलेबल हैं वो खर्च नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया आपने बताया, और आप हमारे साथ रहे। बहुत अहम इशू है ये। और हमजा, पेंडेमिक है, ये वो टाइम है जबकि वैक्सीन जो है वो प्रोक्योर करनी, अभी तक हमें उसकी कोई शुनीद नहीं है कि वैक्सीन जो है कहाँ से आ रही है। पहले हुकूमत कह रही थी सबको लगेगी, अब पता चल रहा है कि सिर्फ वो जो हेल्थ वर्कर्स हैं और बूढ़े लोग हैं, वो बूढ़े लोग भी कितने उसमें शामिल होते हैं अभी इसके बारे में भी इल्म नहीं है। और मैं तो ये सोचती हूँ हमजा के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जैसे खुद फरमाया कि सिर्फ 20% लोग टैक्स देते हैं, लेकिन क्या उन 20% लोगों का ये हक नहीं है कि जो टैक्स पेयर हैं कि उन्हें इंसेंटिव मिले कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको वैक्सीन जो है मुफ्त लगाई जाएगी? कोई तो इंसेंटिव उनका होना चाहिए। वो क्योंकि टैक्स देते हैं इसलिए वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं लगाई जाएगी क्योंकि वो टैक्स नेट में शामिल है ना। तो ये तो हमें पता है कि वो इतने रुपए कमा रहे हैं, यानी कि वो खुद से प्राइवेटली जो है वैक्सीन लगवा लेंगे, तो उनको तो बिल्कुल नहीं लगाई जाएगी। बाकियों के बारे में कुछ सोचा जाएगा? लोगों की जॉब्स गई, लोगों के कारोबार तबाह हुए, लेकिन पीएसडीपी के फंड्स जो है वो वहां पे पड़े हुए हैं, वो बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं ये इसके बारे में मैंने मांगा 100 अरब रुपया कि जी कि मुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए 100 अरब रुपया चाहिए, तो मुझे 10 अरब मिलता है जी कि नहीं इतना हमारे पास नहीं है, और फिर वो 10 अरब भी कहीं पर नहीं लग रहा जो मेरी जरूरत 100 अरब। जबकि अस्पतालों में चले जाएं तो आपको हालत जार देखी नहीं जाती। वहां पर हमें नजर आता है कि हर अस्पताल जो है वहां पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो मिसिंग लगती हैं। अद्वियात नहीं मुफ्त जो है वो दी जा सकती, मरीजों को बेड्स नहीं है, जो चल रही थी स्कीमें वो भी बंद कर दी गई, और वो भी नहीं उस तरह से क्योंकि फंड्स नहीं है, लेकिन फंड्स जो है वो पड़े हुए हैं और वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। वो वापस जाएंगे। हमने इतना जो है ना बजट बचाया, इतने फंड्स बचाए। खैर आगे चलते हैं, कुछ अच्छी बात करने की कोशिश करते हैं कि कुछ हम ना लाइटर मोड में आ जाएं थोड़ा सा। फर्क का भी गुस्सा और मेरा भी गुस्सा। मैंने इस वीकेंड पे बनाया था काबली पुलाव। आई लव टू ईट काबली पुलाव। मैंने बनाया था, फिर मैंने खाया था, और अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको खिलाना तो बिल्कुल मुनासिब ही नहीं समझा कि आप तो खाते ही नहीं होंगे। हाँ चलिए, अब वीकेंड इस्लामाबाद से लाहौर का सफर बहुत ज्यादा है, लेकिन जनाब ये जो आपको सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है ये सर्दियों का एक बड़ा डिलाइटफुल टेस्ट है। कोयटा में बन रहा है, और कैसे बन रहा है अगर अभी तक आपने नहीं ट्राई किया तो जरा रेसिपी ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है, और यही हम जो है ना कोयटा से जानेंगे किफ़ायत अली से। किफ़ायत बताइए रेसिपी है, लोग कितना पसंद करते हैं और कितना मज़े का होता है, ताकि मैं फरा से कहूँ कि बना के लाए ना। जी बिल्कुल, आज जिस जगह की सैर हम आपको करवा रहे हैं वो कोयटा के वस्त में जो है सूरजगंज बाज़ार के बीचों बीच ये होटल जो है वो कायम है। यहाँ अगर ये एहसास होता है कि जायका जो है वो किसी भी बड़े होटल टेबल कुर्सियों और लाइट्स की जो है वो मोहताज नहीं होती। अगर आपको जायका कहीं पर भी मिल जाए तो लोग खुद अपने आप जो है वो यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। ये जगह जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक किसी के घर के सहन में मौजूद हैं, और यहाँ पर जो सेटअप है वो इस तरह से है कि यहाँ पर आपको जो कमरों की छतें हैं वहाँ पर बैठ कर जो है वो खाना सर्व किया जाता है। काबली पुलाव जो है वो यहाँ की ख़ास सौगात है, यहाँ की स्पेशलिटी है, और हमने देखा कि लोग दूर दूर से जो है वो काबली पुलाव को टेस्ट करने के लिए जो है वो इस होटल का जो है वो रुख करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रोज और जो बारबेक्यू है उसका भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये 1981 से जो है वो ये होटल कायम है, यानी कि कोयटा के कदीम तरीन होटल्स में इसका शुमार होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो है वो दूर दूर से जो है वो खिंचे चले आते हैं। बहुत ही इंतहाई सादा तरीके से जो यहाँ कमरों की जो छतें हैं यहाँ पर जो है कालीन बिछाकर जो है वो आपको खाना सर्व किया जाएगा। और वही बात कि जो टेस्ट है वो किसी भी बड़े टेबल कुर्सी का या लाइट का जो है वो मोहताज नहीं होता। यहाँ पर हमने आके देखा कि बलूचिस्तान के कदीम तरीन होटल्स में इसका शुमार होता है, और यहाँ का जो काबली पुलाव जो कि बलूचिस्तान की सकाफती डिश है वो आपको सर्व की जाती है, और इसी के लिए जो है वो लोग दूर दूर से जो है वो इस होटल का रुख करते हैं। खाने के लिए आते हैं। किफ़ायत आपका बहुत शुक्रिया, ये बहुत मज़े का होता है। फरा हमें खिलाएंगी, यही शो में ही खिलाऊंगी। बिल्कुल खाएंगे यहाँ पर, और फिर हम आपको बताएंगे कि जी के कोयटा का जो काबली पुलाव है और जो फरा का काबली पुलाव है उसमें से ज्यादा मजे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पीटीआई हुकूमत ने इक्तदार में आने से पहले ज़रई इनकलाब लाने के बड़े दावे किए थे, मगर अब मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में भी ज़रात कहीं दूरबीन लगा के देखे तो नजर नहीं आ रही। काश्तकारों को खाद माफिया के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। अब याद है आपको, हमने पिछले 2-3 हफ्ते ही होंगे जब हमने ये स्टोरी की थी कि हुकूमत ने कोई एक इसमें सब्सिडी देने का ऐलान किया था, और सब्सिडी के बारे में कोई डिसीजन जो है वो नहीं आ रहा था। परेशान थी। हाँ, और फिर वो फंड्स जो हैं वो वफाक ने देने थे, फिर वो नहीं हुए, फिर उन्होंने वो सब्सिडी वापस ली। अब सब्सिडी तो छोड़े, कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है।
और आए दिन खाद की कीमतें अपनी मर्जी से बढ़ाई जाती हैं। अक्टूबर 2020 में डीएपी खाद का रेट जो है वो 3700 रुपये मुकर्रर था, मगर गंदम का सीजन शुरू होते ही रेट 4000 रुपये हो गया। यानी जिस वक्त किसान को वो चाहिए है उस वक्त वो महंगा हो और अब आप जनवरी देख लें ना, 2021 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, इसी महीने की जिसमें हम हैं, ये 4500 रुपये में दस्तयाब है। यानी कि मजीद जो है कीमतें बढ़ती जा रही है। इस तरह अक्टूबर 2020 से लेकर 2021 के आगाज तक इसकी कीमत में रिकॉर्ड 800 रुपये का इजाफा हुआ है। और यूरिया खाद की भी बात कर रहे हैं, जो पहले 1676 रुपए की थी, इजाफे के बाद 1717 रुपए की होगी। डीएपी यूरिया खादें महंगे होने से इसके जो फसलों पर ही असरात होंगे ना। किसान जब इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो उस वक्त कीमतें बढ़ाई जा रही होती हैं। जब उसकी फसल 4-6 महीने के बाद तैयार होकर मार्केट में आती है तो उस वक्त उसकी कीमत और रेट जो है घटा दिया जाता है। तो ये डिस्करेज करना हुआ कि लोग जो है वो ना उगाएं, ना कमाएं, ना खाएं, तो हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान क्या खाएगा अगर किसान कुछ बीज बो ही नहीं रहा तो काटेगा क्या? पाकिस्तान को क्या मिलेगा? क्या चीज़ें आप एक्सपोर्ट करेंगे? किन चीज़ों पे जो है आपको पैसा मिलेगा? कहाँ से डॉलर्स आएंगे? ये सारी जो है ना इसी तरह से चेन चलती है, लेकिन चेन पहली जगह पर ही है, रुक जाती है जब आप खाद महंगी कर देते हैं, किसान को कुछ मिलता और भारतीय किसानों के एहतजाज में हम बड़े उनके साथ हैं, लेकिन अपने किसानों की हालत जार जो है उस पर हमें नहीं याद आता कि ऊँट ठुतान किसाना। तो ये किसान जो है वो पाकिस्तान का भी मुश्किलात का इस वक्त शिकार है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद उल हक बुखारी साहब हमारे साथ। फरमाइएगा सर, खाद माफिया जब चाहता है कीमतों में मनमाना इजाफा कर देता है। अभी पिछले दिन हमने बात की, हुकूमत ने सब्सिडी देनी थी, फिर उन्होंने वो नहीं दी। चले सब्सिडी ना दे सकते, कम से कम कीमतें तो स्टेबल रखते, उसमें भी हुकूमत नाकाम है। ये मामला क्यों इतने नजर आते हैं हमें? क्या हुकूमत बेबस है, चाह नहीं रही है, क्या मसला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है सारा ये मुद्दा बयान किया है। कुछ दिन पहले फर्क और आपको याद होगा, खाद के हवाले से आपने ये इशू उठाया था। अब वो जो सब्सिडी मुझे मिलनी थी वो तो न मिल पाई, और वो जून से हम इस इंतजार में ही रहे, और ये कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई। यानी जब मैंने गंदम की बिजाई शुरू की तो उस वक्त कीमत बढ़ी, और फिर अब जो फसलों के अब मौसम जो आया है कि गन्ने की बिजाई फरवरी में शुरू हो जाती है, फिर जो है वो मकाई की बिजाई जो है वो फरवरी में शुरू होती है। तो इस तरह जो बाकी फसलें हैं वो भी छोटी छोटी इस मौसम में होती हैं। तो ये इंतहाई ज्यादती, मैं कहता हूँ, और मैं इसलिए बार बार आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, कि जैसे कहते हैं ना कि मुझे महसूस होता है, मुझे महसूस करते हो कि अब जो है वो ये महसूस आप लोग करते हैं कि किसान के साथ ज्यादती है, वरना पहले कोई जिक्र भी नहीं करता था। और आज ये बात डिबेट शुरू हो गई है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस पे कोई बेहतरी आएगी जब मीडिया किसी इशू को उठाता है। आप अंदाजा करें कि वो अरबों रुपए की जो सब्सिडी थी वो नहीं मिली, फिर एक स्क्रैच कार्ड की स्कीम जो है शुरू की थी, उसमें अरबों रुपए किसानों को अभी तक नहीं मिले। मैं अगले दिन भी जो है जी वो जो स्क्रैच कार्ड के जरिए से और फिर फोन पे वो लोड करके भेजे, वो अभी तक वापस नहीं आए। आप ये देखें कि ये डीएपी जो है इंतहाई अहम है। हमारा नेबर कंट्री इंडिया है, आप ये देखें कि वहां पे डीएपी की कीमत कम है, पाकिस्तान की बहुत हाई है और उसकी जो है वो कम है, श्रीलंका में कम है, बांग्लादेश में कम है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। उस दिन मुसर्रत कीमा साहबा मेरी बहन आई हुई थी और आप प्रोग्राम में ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था ये कैसी पॉलिसी है कि जनाब अनाउंस कर दी सब्सिडी खाद के लिए और फिर कहा कि मैकेनिज्म नहीं बन रहा। बिल्कुल, ये सवाल उस दिन हमने उनसे रखा भी था, उस पर उन्होंने जवाब भी दिया था। बुखारी साहब ये कहिएगा, खाद महंगी होने से किसान के अखराजात तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर किसान मुनासिब खाद भी नहीं दे पा रहा होता, उतना बजट ही नहीं होता है, उससे फसलों पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, फसल कितनी बुरी बन रही होती है जब खाद ही नहीं आप दे सकते मुनासिब। जी हमजा आप ये देखें ना कि इसका सारा दारोमदार जो है फसल की पैदावारी सलाहियत के बढ़ने का वो डीएपी पे है। बुनियादी तौर पर डीएपी जितना किसान डालेगा,
अब किसान के अंदर तो कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है कि खर्च करने की, उसके अंदर वो कुव्वत रह ही नहीं गई। आप यकीन करें कि जब फसल आ जाती है और इस दौरान में आप देखें कि डीजल हर 15 दिन के बाद बढ़ जाता है, वो जो कॉस्ट बढ़ती है, फिर ये खाद की कॉस्ट बढ़ती है, फिर बीज हमें महंगा लेना पड़ा है। आपको मैं ये एग्जांपल दूं कि 1400 1450 रुपए में मुझसे ही लेके जाते हैं, चाहे कोई प्राइवेट सीड कंपनी हो या पंजाब सीड कॉर्पोरेशन हो, तो फिर वो मुझे ही वो 2850 रुपए में पंजाब सीड कॉर्पोरेशन ने दी। जो प्राइवेट सेक्टर है उसने मुझे वो 4000 रुपए मन तक जो है वो मैं लेके मैंने वो किया। मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ, और इस सर्दी में आप अभी और फरा जिक्र कर रहे थे कि इतनी ठंड है और धुंध है, और उसमें मुझे जो है वो इस चीज पे आप देखें कि अभी भी किसान पानी लगा रहा है, अभी भी किसान स्प्रे कर रहा है गंदम के ऊपर, जो किसान गन्ना लेके मिल पे जा रहा है, बिल्कुल इस सर्दी में वो पे खड़ा होता है, बिल्कुल उसको जब उसका मुआवजा नहीं मिलता तो बददिल होता है। आप ये देखें बुखारी साहब, ये हमने मामला देखे भी हैं। अभी हुकूमत ने वजीर आजम ने 2021 जो है वो भूख मिटाओ का साल करार दिया है जी, लेकिन मैं अपने प्यारे वजीर आजम को बड़े अदब से ये दरखास्त करूंगा कि वो भूख मिटेगी कैसे, जब अनाज होगा तो भूख मिटेगी। बुखारी साहब, एक इशू के बारे में बताइएगा। अभी आपके साथ जो हम चला रहे हैं तस्वीर, उसमें कपास की भी चला रहे हैं, और कपास को काश्त करना जो है किसान छोड़ चुके हैं। उसकी वजूहात यही है कि उनकी जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होती, उनको बीज भी मुनासिब नहीं मिलता, उनको खादें भी मुनासिब नहीं मिलती। हुकूमत ने पिछले दिनों एक्सपोर्ट की सूरत में जो पैसे कमाए, उसमें से आधे जो हैं वो कपास की इंपोर्ट पे लगाने पड़ गए। सो ये मामलात हमारे सामने हैं। जो लोग इस पे नजर रखते हैं वो देख रहे हैं कि अगर आपने 50 रुपए कमाए और उसमें से 30 रुपए जो है वो आपने उसके इसलिए आपको खर्च करने पड़ गए कि आपके पास मुल्क में कपास ही नहीं थी। आपके ख्याल में ये मामलात हुकूमत के पेश नज़र क्यों नहीं है? क्या आप बता नहीं सक रहे? क्या उन्हें इल्म नहीं है, या विल की कमी है, या मजबूरियां हैं कोई? मैं आपको बताऊं, फरा गुजारिश ये है कि आप इसकी हुकूमती संजीदगी का अंदाजा, या जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, आप रिकॉर्ड उठवाएं कि पार्लियामेंट के अंदर कितनी दफा जो है वो ज़राअत पे बात हुई है और उसके मसाइल पे बात हुई है, कोई उसकी किसी ने बात की है। उससे ज्यादा तो 92 चैनल ने किसानों की बात की है। मैं ये कहता हूं कि कोई अवामी नुमाइंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है, किसी मिनिस्टर ने कोई बात नहीं की, कोई जदीद टेक्नोलॉजी लाने की बात नहीं की। सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, जो किसानों की आवाज़ है वो हकीकी आवाज़ जो है आप हुक्मरानों तक पहुंचा रहे थे। लोगों को तो पता है 18वीं तरमीम जो है ना हमजा, उसके तहत अब सूबाई हुकूमतों को इन मामले में फैसला साजी करनी है, लेकिन चूंकि उनके स्टेक नहीं है उस तरह से, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि किसान अपनी ज़मीनें बेच दें औने पौने, ताकि वो ज़मीनें जो हैं वो या तो इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद लें या हाउसिंग्स वाले खरीद लें। लेकिन फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और कि वो सूबाई वजीर जो बैठे होते हैं वहाँ पे, जो उन हल्कों से वोट लेकर आए होते हैं, वो क्यों नहीं इन मामलों के बारे में बात करते हैं? जब हम शहरों में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे, घरों में बैठे आराम से कोई चीज़ प्रोसेस्ड फूड खा रहे होते हैं ना, हम सोच ही नहीं रहे होते ये किसान कितनी मुश्किल से किसान ने बनाई है, और इस वक्त किसान नहीं बना पा रहा। आपको वो चीज़ें महंगी मिलेंगी, तो किसान के लिए ज़रा सोचना शुरू कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं ये हुकूमत भी कोई अच्छे फैसले करेगी किसानों को लेकर। एंड लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, एक वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। एक नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। पीटीआई ने सिंध के सियासी मैदान में नया खिलाड़ी उतारने का फैसला कर लिया। हलीम आदिल शेख को सिंध में नया अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। नए अपोजिशन लीडर को पीपी को टफ टाइम देने की हिदायत जारी। एमक्यूएम ने भी हलीम आदिल शेख की हिमायत कर दी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते अच्छा काम कर गए। मलाला एजुकेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 50% तालीमी वज़ाइफ पाकिस्तानी ख़वातीन को मिलेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बिल गुज़श्ता साल मार्च में ही मंजूर कर लिया था।
अमरीकी सदर के दस्तखत किए जाने के बाद बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। लेजेंडरी लिखारी और दुखी दिलों के सहारा मुन्नू भाई की तीसरी बरसी। मुन्नू भाई शायरी और कॉलम निगारी में अपना मुनफरिद मकाम रखते थे। पीटीवी के लिए सोना चांदी समेत कई मकबूल ड्रामे लिखे। मुन्नू भाई ने थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए सुंदस फाउंडेशन की बुनियाद भी रखी। जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंध के सियासी मैदान में कुछ तब्दीली आ रही है, जहां पर पीटीआई ने सूबाई हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नया खिलाड़ी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। हाँ, मुझे तो इससे ना वो याद आ गया फुटबॉल का मैच, जिसमें एक राउंड के बाद उस खिलाड़ी को वापस बुला लिया जाता है और रिप्लेसमेंट भेज दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को सिंध में नया अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है। जराए का कहना है कि हलीम आदिल शेख को सूबे में सियासी हरीफ पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की हिदायत भी जारी की गई है। और वो इससे कबल पार्लिमानी लीडर के मनसब पर फाइज थे। अब बिलाल गफ्फार सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर की जिम्मेदारियां जो हैं वो निभा सकते हैं। अहम बात यह है कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए MQM ने भी तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख की हिमायत कर दी है और अब जो है जिम्मेदारियां जो हैं वो हलीम आदिल शेख साहब के कंधों पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस हवाले से उनसे बातचीत करते हैं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब और मरकज़ी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये जो मनसब मिलने जा रहा है। मुझे बताइएगा जिम्मेदारियां इस हवाले से जो हैं वो क्या हैं, और आप एक अपोजिशन लीडर जब टेकअप करेंगे तो किन इश्यूज़ की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस पे जब इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा तो इंशाल्लाह इस पे तफसील से मैं बात करूँगा। इस वक्त जो है वो ज़रा एडवांस हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो मैं बात कर सकता हूँ उसके ऊपर, मतलब ये मैं इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में हमने PTI ने GDA ने सिग्नेचर सब हो चुके हैं। MQM से चूँकि अभी मीटिंग होनी है हमारी, तो उसके बाद हम उनसे उनका वो सामने आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हमारी तो तरजीहात वही हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने 13 साल से सिंध को अपनी चरागाह बनाया हुआ है, और अभी आखिरी जो आजकल स्कैंडल मंजर आम पे आया है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, कि पेंशनरों के केस में अरबों रुपए, मतलब पेंशनर भी जाली, अकाउंट भी जाली, और वो सारा मुराद अली शाह साहब ने अपने फ्रंट मैंस के अकाउंट्स के अंदर डलवा कर उसका बेनिफिट लिया है। तो सिंध में आप देखिए जाली पेंशनर का इशू इस वक्त बहुत बड़ा गर्म चल रहा है। सिंध में एड्स किस लिए हुई? सिंध गवर्नमेंट की करप्शन की वजह से हुई। सिंध में कोरोना के अंदर भी राशन नहीं दिया, सिर्फ भाषण दिया। आज भी थर में हज़ारों की तादाद में बच्चे बेचारे मर चुके हैं, और डेली 5, 7, 8 बच्चे भूख से और इनकी ज्यादतियों की वजह से, बदइंतजामी की वजह से जान से जा रहे हैं। और हर इशू को आपको पता है कि सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद सरकारी अफसरान की वो है जो वॉलंटरी रिटर्न करने के बाद आकर दोबारा सीटों पर बैठे हुए हैं, पोस्टों पर बैठे हुए हैं, जिनमें सेक्रेटरी फाइनेंस जो कि वज़ीर आला सिंध जिसके मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी अरबों रुपए की प्ली बार्गेन की है और वो भी सीट पर बैठे हुए हैं। मतलब सिंध का मैं कहना चाहता हूं कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इंशाल्लाह इनको सिंध के आवाम को बताना है कि ये भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये तो सिंध दुश्मन पार्टी है जो सिंधियों के साथ जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। और इसलिए इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि सारी जॉइंट अपोजिशन जिसमें MQM है, GDA है, TLP है, JI है, MMA, इंशाल्लाह हम सब मिलकर सिंध में, हमारी बहुत बड़ी तादाद 69 अपोजिशन मेंबरान है इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह सिंध के आवाम को जो इन्होंने एक लवादा ओढ़ के जमहूरियत का सिंध में जमहूरियत नहीं है, सिंध में फिरौनियत है, सियासी फिरौनियत है, सिविलियन डिक्टेटरशिप है, उसके खिलाफ जंग करनी है। और इंशाल्लाह जो भी जिम्मेदारियां आगे मिलने जा रही हैं इंशाल्लाह खुश उसलूबी से निभाएंगे और सिंध के आवाम की आवाज बनेंगे, सिंध के गरीब आवाम की। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, ये फरमा दीजिएगा कि आपने कहा कि हम जो है आवाम के सामने इनको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे और एक्सपोज करने भी जा रहे हैं। 2.5 साल गुजर गए, तकरीबन मजीद 2.5 साल आप लोगों के पास रह गए हैं। कल एक इलेक्शन होता है, उसके अंदर 15,000 की लीड से पीपल्स पार्टी उमरकोट में फिर जीत जाती है। तो 2.5 साल में आप नहीं कर पाए हैं, कि अगले 2.5 साल में कर पाएंगे? आवाम को बता पाएंगे कि ये बिल्कुल ठीक लोग नहीं है, इनको वोट ना दिया करें? देखिए, मखसूस हल्के इनके अपने ज़ाती होते हैं, और ये उमरकोट का सैयद अली मर्दान शाह साहब का हल्का इनका अपना ज़ाती हल्का है। और वो पहले से अली मर्दान साहब को 4थी दफ़ा 7 में भी MPA थे, 13 में भी थे, 18 में भी थे, उनकी डेथ भी हो गई। और इन दिनों आपको पता है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है, तो बात है कि कुछ हल्के उनके होते हैं, स्ट्रॉन्ग हल्के होते हैं, लेकिन बात यह कि टोटल 16 सीट्स का ये पंजाब में भी होने जा रहे हैं इलेक्शन। मैं क्या कहना चाहता हूँ,
सुने जी जी इंशाल्लाह गिलगित में भी हो चुके हैं इलेक्शन। बात यह गिलगित बल्तिस्तान में भी हो चुके हैं इलेक्शन। ये तो इनके जाती हल्के हैं ना जी। ये 13 से 2002 से ये लोग जीतते आ रहे हैं, तो ये मखसूस हल्का था ही नहीं कि साहब का इंतकाल हुआ था, उनका बेटा आ गया, तो ये कोई एक हल्का उसकी बात बताइए ना। गिलगित पर बात कर लीजिए ना, अगर पंजाबी से एक सीट को हम ले लेते हैं, गिलगित में क्या हुआ? गिलगित में तो इनका मैदान था, हम तो कभी नहीं रहे थे वहां तो खुला मैदान था, नून थी, सारी एमएमए इकट्ठी, सॉरी ये पीडीएम इकट्ठी थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब सब इकट्ठे होने के बावजूद 22 सीटें हमारी 9 सीटें इनकी हैं। मैं कहना चाहता हूं किसी एक सीट से कुछ नहीं होता। और उमरकोट ये इनका मखसूस एरिया था, बड़ा इनका कंट्रोल था, लेकिन इंशाल्लाह अब भी इस सब कुछ के बावजूद सिर्फ 16-17 सीटों का हमारा डिफरेंस है, और इंशाल्लाह ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इंशाल्लाह हम। और इस दौरान 13 साल में हर आने वाले साल ज्यादा करप्शन होती है, हर आने वाले ज्यादा करप्शन। और देखिए जैसे मैंने बताया, पेंशनरों को नहीं छोड़ा, इसी तरीके से दिल के मरीजों को भी नहीं छोड़ा। NICVD के अंदर भी इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, इन्होंने कुछ भी नहीं माफ किया। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप सर, लेकिन एक अप्रोच ये भी होती है कि कराची ने आपको इलेक्ट किया था, एक भारी तादाद में जो है आपको नुमाइंदगी दी थी, तो वहाँ के मसाइल ही हल हो जाते हैं। कम से कम परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई जा सकती है कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तियार मिला है, इक़्तिदार मिला है, लोगों ने एतमाद किया है, वोट दिया है, वहाँ पर हालात बदले हैं, वहाँ पर तब्दीली आई है, लेकिन वो परफॉर्मेंस तो आप समझते हैं दिखाने में कामयाब हुए हैं आप? कल को इलेक्शन में आप ये बता सकेंगे, सिर्फ ये बताने के लिए नहीं होगा कि सिंध हुकूमत कितनी करप्ट है, बल्कि ये होगा कि क्या फ़र्क आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से? जी इंशाल्लाह अभी भी बता सकते हैं, आइंदा भी बता सकेंगे। इशू क्या है? इसके बावजूद के सिंध में 18वीं तरमीम है और हर चीज़ इनके पास है, रोड इनके पास, रास्ता इनके पास, पानी का मसला इनके पास, गटर का मसला इनके पास, ट्रांसपोर्ट का मसला इनके पास। उसके बावजूद इंशाल्लाह अगले साल आपको मास ट्रांजिट की बसेज आपको कराची में दौड़ती हुई नजर आएंगी। ग्रीन लाइन का ट्रैक बन चुका है, इंशाल्लाह वो सब कुछ आपको नजर आएगा। अगले साल इंशाल्लाह ये जो इस दफ़ा नालों में इन्होंने डुबो दिए, गटरों के अंदर लोग डुबो दिए, जो हमारा 1100 अरब का जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने ले लिए हैं, जिसके अंदर K4 कराची पानी के लिए तरसता था। देखिए 35 साल में 34 साल में ओवरऑल सब मिलकर नहीं कर सके, 13 साल में पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी, 2.5 साल में हमने तो अपने पूरे टेन्योर का जिम्मा लिया है ना जी। इंशाल्लाह इस दौरान K4 का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ 6-7 सिर्फ फायर टेंडर्स थे, 52 फायर टेंडर्स शहर कराची में आपको चलते हुए नजर आएंगे। ऑपरेशनल मास ट्रांजिट सिस्टम आपको नजर आएगा। इन नालों में इंशाल्लाह जो हम डूबते थे, नालों भी इंशाल्लाह नालों की सफाई होगी। नालों सफाई नहीं, मतलब नालों पे इंक्रोचमेंट, नाले अपनी असल शक्ल में बहाल होंगे। रोड रास्ते मतलब 734 बिलियन जो है वो इस वक्त यहाँ खर्च होने जा रहे। इससे पहले MNAs फंड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गली महलों में लग रहा है वो जो SDG गोल्स के तहत। और मैं समझता हूं कि इसके अलावा भी पहले भी जो SIDCL भी बहुत बड़ा काम यहाँ कर रही है, 3 फ्लाईओवर ब्रिजेस बने हैं, रोड्स बनी है, सब कुछ बना है। मैं कहना चाहता हूँ इसके बाद ये मास ट्रांजिट, फ्रेट कॉरिडोर, ये सब कुछ कराची में होना जा रहा है। बड़ा काम होने जा रहा है कराची के अंदर, छोटा काम नहीं। जो एक बस नहीं दे सके ये लोग, एक बस 13 साल में जो ना दे सके, इंशाल्लाह ग्रीन लाइन की बसेस आपको नजर आएंगी। ट्रांसपोर्ट में जब 13 साल के अंदर कुछ नहीं दे सके, तो मैं समझता हूं कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारा काम सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ा एक वो चीज आगे बीच में रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से हम अगर डायरेक्ट कुछ करना चाहते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। हम डायरेक्ट कोई काम करना चाहते हैं, उसके बावजूद हमने रास्ता निकाला है, और आपको इंशाल्लाह फिक्र ना कीजिए, जब 2023 के इलेक्शन में जाएंगे तो इंशाल्लाह कराची के ऐसा काम करके मैदान में उतरेंगे। जो आपकी सबसे बड़ी चीज तो कराची के साथ जो सबसे बड़ा काम हुआ, कराची को कौमी धारे में लेकर आ गई है तहरीक इंसाफ। नहीं तो कराची को मखसूस एक एरिया बना हुआ था, अल्लाह माफ करे, कराची कौमी धारे में शामिल हो चुका है। बिल्कुल ठीक है अली मादिल शेख साहब, कराची को कौमी धारे में शामिल कर लिया गया। जो अब सेंसस के मामलात चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान मामला तय भी पा गए हैं, कुछ आप हमें तारीख बता सकते हैं कितना वक्त लग जाएगा, फिर से जो है ये मरदमशुमारी हो जाएगी? क्या मामला लटकता तो नहीं चला जाएगा, हुकूमत लटकाती तो नहीं चली जाएगी वफाकी हुकूमत? देखिए इसमें अब थोड़ा समय, चूंकि अहम इशू है, थोड़ा समय आपसे इशू को आज मैं चाहता हूँ 92 के जरिए क्लियर हो जाए। सेंसस पे कोई ऐसी चीज नहीं की गई जो कि किसी के एहतजाज पे, किसी की बात पे की जाए। सेंसस में वही फैसला किया गया, उसको पढ़ा, सिर्फ एक शेख को लेकर हमारे दोस्त मैदान में आ गए थे, हाय 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 ये हो गया। सियासत करने के लिए ठीक है, सबको सियासत करने का हक है, लेकिन वो क्या है कि नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। फिर उन्होंने देखा कि दीगर लोगों ने टेकअप कर लिया। पाकिस्तान तहरीक देखे, दोनों सेंसस जब हुई तो भी हम नहीं थे, दोबारा सेंसस तो भी हम नहीं थे। अब लाजमी सी बात है कि इसको आगे बढ़ने के लिए एक दफा इसको कबूल करके आगे बढ़ना था,
डिलिमिटेशन होनी थी, सारा कुछ होना था, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आना था, लेकिन इंशाल्लाह इस दफा बजट के अंदर इसके पैसे रखे जा रहे हैं। सेंसस कमेटी का जो मिनिस्टरियल कमेटी बनी, कैबिनेट कमेटी, उसके सरबरा अमीनुल हक साहब है, चूंकि IT के वो मिनिस्टर हैं। इंशाल्लाह सेंसस करीब हो रहा है और हम करा रहे हैं, कोई और नहीं करा रहा, तो सेंसस को इंशाल्लाह पूरा गिनना, पूरा और लोगों का वो उनका हक है, लेकिन सिर्फ ढोल बजाने से कुछ नहीं होता, हमने अमली तौर पर करके दिया है। लाजिमी बात है, हम गवर्नमेंट है, हमारा बिहेवियर वो नहीं हो सकता कि हम रोड पर निकल आए। हकीकत यह है कि कैबिनेट के अंदर जो डिसीजन हुआ वही इंप्लीमेंट हो रहा है, कुछ नया नहीं होने जा रहा कि जी किसी ने कुछ मांगा तो दिया, अरे भाई हम तो कर चुके। सेंसस ठीक होनी चाहिए, सबको ठीक गिना जाना चाहिए। इंशाल्लाह करीब नई सेंसस हो रही है और वो जो 10 साल वाला टाइम था उसको इंशाल्लाह अभी हम कानून साजी करके उसको 5 साल पर लेकर आ रहे हैं। देखिए ना, 5 साल के अंदर, 5 साल में 2022 में इंशाल्लाह सेंसस हो जाएगी, अगला इलेक्शन सेंसस के ऊपर होगा। बात है हम डूअर हैं, हम कुछ करने में यकीन रखते हैं, खाली ढोल बजाने पे फायदा हम यकीन नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हलीम आदिल शेख साहब। बहुत शुक्रिया। रहने के लिए गुफ्तगू कर रहे थे हलीम आदिल शेख साहब, जो कि मरकजी नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अब नॉमिनेटेड ऑपोजिशन लीडर भी हैं, जो कि होने जा रहे हैं सिंध असेंबली के। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो कि हम ना कर सके, जो हम ना कर सके। खवातीन की, अभी मैं एक और रिपोर्ट पढ़ी थी हमजा, उसमें ये था कि UN Women ने ये लिखा है कि जिस स्पीड से हम बात कर रहे हैं ना विमेन डेवलपमेंट की, हमें 100 साल लग जाएंगे, 1 सेंचुरी लग जाएगी जेंडर इक्वालिटी पे आते हुए। सोचें आप कि हम कितनी स्लो हमारी मूवमेंट है इस पे। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं हम वो ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते एक अच्छा काम कर गए और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले के साथ। उन्होंने मलाला एजुकेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाइट हाउस से जारी करदा जो एलामिया है वो ये बताता है कि अब आला तालीम के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 50% तालीमी वज़ाइफ पाकिस्तानी ख़वातीन को मिलेंगे और पाकिस्तान की नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के नाम पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ये जो बिल है गुज़श्ता साल मार्च में ही मंजूर कर लिया था। एक चीज़ रह गई थी सेनेट से मंजूर होने के बाद कि अमरीकी सदर इस बिल पे साइन करें, ये एक्ट बन जाए, तो जाते जाते कुछ अच्छा कर दिया उन्होंने, साइन कर दिया, अभी कानून बन गया। लेकिन ये कैसे हमारी बच्चियों के, हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के, हम सब की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होगा, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ महनाज अजीज़ मौजूद हैं, माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम महनाज अकबर साहिबा, फरमाइएगा कि ये मलाला स्कॉलरशिप जो है ये प्रोग्राम क्या है और ये कितना अहम है कि अब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया और पाकिस्तानी ख़वातीन को 50% स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ USA ने साइन ऑफ की है, ट्रंप ने साइन ऑफ किया है, एंड इट वाज इन द वर्क्स फॉर सम इयर्स, यानी कि वो काफ़ी सालों से इस पे कंसिडरेशन हो रही थी और ये प्रोसेस में था। इसमें यह है कि जी USAID के ज़रिए स्कॉलरशिप्स आती हैं पाकिस्तान में और वो हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू दी जाती हैं स्कॉलरशिप्स हमारे हायर एजुकेशन के कैंडिडेट्स को, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को। तो उसमें ये फैसला किया गया है, तो मेरा ख्याल है कि इस मद में वो स्कॉलरशिप्स बढ़ाएंगे और इसमें ये फैसला किया गया है कि उन स्कॉलरशिप्स में से 50% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो जो है वो डिजर्वेंट और मेरिट बेस्ड लड़कियों को दी जाएंगी। ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसके इंडेक्स में 145th कंट्री है इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। और अभी हमारी जो कोविड-19 में जो लड़कियां स्कूल जाना जिन्होंने बंद किया वो 8 मिलियन थी और वो उसको दे विल नॉट कंटिन्यू गोइंग टू स्कूल्स, मतलब एक दफ़ा ड्रॉप आउट हो गई क्योंकि फिर घरों में वालिदैन की नौकरियां नहीं है, तो वापस उनको स्कूलों में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ा फैसला किया गया है और एक और प्रॉब्लम यह है कि हम क्या अपनी बच्चियों को भेजने के लिए तैयार भी हैं या नहीं है। ये वो सबसे अहम चीज़ है कि हमारे पास स्कॉलरशिप्स के मौके तो मौजूद है, हमारी बच्चियां नंबर भी बहुत अच्छे लेती हैं और अगर वो अप्लाई करें तो लड़कों से पहले एडमिशन उनको ही मिले। और ओपन स्कॉलरशिप पे भी, ओपन हमारे मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा तादाद में लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल फील्ड में लड़के आते हैं, इसलिए कि उनकी अच्छी जगहों पे अच्छा रिश्ता हो जाता है, जिसके बाद वो घर संभालती हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई डिग्री ली है तो उस इन्वेस्टमेंट को, उस गवर्नमेंट के पैसे को, उस वालिदैन के पैसे को ज़ाया ना करें, दोनों मामलात को बखूबी साथ चलाने की कोशिश कीजिए। बड़ी अहम डिग्री है जिसकी आप बात कर रही हैं कि आप डॉक्टर हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा समाजी जिम्मेदारियां हैं, अखलाकी जिम्मेदारी है कि आपने इतनी
मुश्किल से पढ़ाई मुकम्मल की और हुकूमत का इतना फंड लगता है इसके ऊपर, आप प्राइवेट जब डॉक्टर बन रहे होते हैं लग समझ जाती है। सरकारी उससे अगर आपने पढ़ा है तो उसमें तकरीबन 45% से जायद खर्चा जो है वो स्टेट का होता है, गवर्नमेंट का होता है। अच्छा बताइएगा कि जो बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहें उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए इसमें एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये हायर एजुकेशन कमीशन में स्कॉलरशिप्स होती हैं और ये मास्टर्स लेवल की स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो ये उसमें और ये बाकायदा से जितना मेरा ख्याल है ये बाकायदा से ये स्कॉलरशिप अनाउंस होगी, क्योंकि ये जो ऑन गोइंग स्कॉलरशिप्स है ये उसका हिस्सा नहीं होगी, ये बाकायदा से स्कॉलरशिप अनाउंस होगी। दूसरी तरफ मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं मेंबर पार्लियामेंट भी हूँ बिल्कुल नेशनल असेंबली, और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि हमारी हुकूमत ने और हमने कभी मलाला को उस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं किया जिस तरह से हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए था, कि वो अब एक ग्लोबल आइकॉनिक शक्ल इख्तियार कर गई हैं और वो सवात में जहाँ से वो बिलोंग करती हैं वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा स्कूल बना रही हैं और उनकी वॉइस मैटर्स। जब वो एजुकेशन की बात करती हैं तो उनकी वॉइस मैटर्स। हमने उनके साथ इंगेज नहीं किया, हमने उनके साथ बिल्कुल इंगेज नहीं किया, हमने उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया, हमने उनको ओन नहीं किया। तो इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि इस स्कॉलरशिप एक्ट को मैच करे। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि एक तो ये कि असेंबली में इस बात को रिकग्नाइज किया जाए, उनको अपलॉड किया जाए, उनकी तारीफ की जाए, उनकी जो सारी उन्होंने अपनी उनकी काविशें उसकी तारीफ की जाए, असेंबली में उसको रिकग्नाइज करना चाहिए एज पार्लियामेंटेरियंस। आप बिल मूव कर सकती हैं, आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं और आपकी इंपॉर्टेंट वॉइस है और आप बहुत ज़्यादा एसोसिएट करती हैं तमाम इश्यूज़ के साथ, आप कायमा कुछ कमेटीज़ की मेंबर भी हैं, वहाँ पे आप बड़ी वोकल हैं, तो इस इशू के बारे में क्यों नहीं आप आवाज़ बिल मूव करती? नहीं जी, अभी तो देखें ये इशू, अभी हमारी एजुकेशन की मीटिंग हो रही है, उसमें भी ये इशू उठाया जाएगा और जब नेशनल असेंबली का सेशन होगा तो ये भी इशू उठाया जाएगा और इस पे भी कंसिडरेशन मैंने कल से करनी शुरू कर दी है कि हम इस तरह का एक यहाँ पर बिल कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ को मैच करना होगा। देखिए मलाला बिलोंग्स टू पाकिस्तान, मलाला, और इसने ये पाकिस्तान के दिस स्कॉलरशिप एक्ट इज स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान, इट्स नॉट फॉर एनी अदर कंट्री। तो ये कि हमारी हुकूमत को हम हुकूमत की तरफ में देखें, हमें इस बात को रिकग्नाइज करके इस चीज़ को मैच करना होगा। भी हमें एक मुतबादिल कोई स्कॉलरशिप देनी होगी, चाहे अगर ये हायर एजुकेशन में तो सेकेंडरी स्कूलिंग इज अ बिग इशू फॉर आवर गर्ल्स इन फार फ्लंग एरियाज, तो हमें सेकेंडरी एजुकेशन में मलाला के नाम से कोई स्कॉलरशिप स्टार्ट करनी। बिल्कुल। मनासा भाई ये फरमा दीजिएगा कि अगर हम यूएस को देखें, वहाँ से जो ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आ रहे होते हैं वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के आ रहे होते हैं। जब लड़के भी अप्लाई करना चाह रहे होते हैं तो पता लग रहा होता है कि आपको GRE वगैरह देना पड़ रहा होगा, आप जब अप्लाई करना चाहेंगे, फिर आप इंजीनियर हों तो आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, डॉक्टर्स को मिलते हैं। बच्चियों के लिए आप क्या कहेंगी कि कैसी एजुकेशन वो हासिल करें और फिर कौन सी स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं? ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। आम तासुर ये टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा मिलती हैं स्कॉलरशिप्स। देखिए स्कॉलरशिप्स दोनों तरफ मिलती हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी मिलती हैं और स्कॉलरशिप्स जो ह्यूमैनिटेरियन या जो सोशल साइंसेस होती हैं उसके लिए, सोशल साइंसेस के लिए भी मिलती हैं, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी मिलती हैं। तो बच्चियों इसमें हार्ड वर्किंग होना और आपके ग्रेड्स होना, आपकी जो अच्छी रिकमेंडेशंस हैं स्कूल्स में, वो बहुत ज़रूरी है। स्कॉलरशिप उन लोगों को नहीं मिल सकती जो हार्ड वर्किंग नहीं है। हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं वो बहुत अर्नेस्ट हैं क्योंकि उनके पास मौक़े नहीं है। तो हमारी कुछ लड़कियाँ जैसे बलूचिस्तान में, फार फ्लंग एरियाज ऑफ बलूचिस्तान, न्यूली मर्ज्ड फाटा वगैरह जो खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें बहुत ट्रेंड है बच्चियों की एजुकेशन का। तो वहाँ पर यह है कि बच्चियाँ अगर उन्होंने मतलब पहले तो तयन करें कि उन्होंने किस सिमत में जाना है, और फिर यह है कि, और मैं तो समझती हूँ कि बच्चियों को भी इंजीनियरिंग वगैरह में आना चाहिए, हमें बहुत ज़रूरत। और ये कि जैसे ये हमारे सिविल सर्विस में अब मैं बड़ी खुश हूँ, ख़वातीन बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उस तरफ भी जो हमारी फ्लंग एरियाज़ की ख़वातीन है उनको आना चाहिए और हमें उनको रिकग्नाइज करना चाहिए। हमारा एक सिस्टम होना चाहिए, देखिए एक मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए कि जो जहाँ पर वो स्टेलर हमारी स्टूडेंट्स हैं उनको रिकग्नाइज करें। हम जब इम्तिहानों में की तरफ जाते हैं या हम जब हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो हम ये कंसिडरेशन में नहीं रखते कि ये बच्चियां जो हैं किन इलाकों से बिलोंग कर रही हैं और किन मुश्किलात से गुजर के इन्होंने एजुकेशन हासिल की। बिल्कुल ठीक बहुत शुक्रिया। महनाज अकबर अजीज साहिबा हमारी सहरी तालीम है, मेंबर नेशनल असेंबली है। मैंने खुद इनको बहुत वोकल देखा है बहुत सारी दफ़ा ऐसी इश्यूज़ पे जो कि गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है और बच्चों की तालीम से मुतालिक है। बहुत सारी कमेटियों में और बहुत सारे प्रोग्राम्स में
शी वाज ऑलवेज वेरी एक्टिव। तो हमें ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो भी इस पे थोड़ी सी जो थी ना अफसुर्दा थी कि ये हमें भी ऑन करना चाहिए। हमें इस तरह के जो हैं कुछ स्कॉलरशिप्स देने चाहिए बच्चियों को, और हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। हमारे मेंबर्स जो हैं वो नेशनल असेंबली के हों, सेनेट के हों, इस मामले पे सोचते हैं क्या वजह है कि ये मामलात जो है पाया तक नहीं पहुंचते। यूनिवर्सिटीज को टेकअप करना चाहिए। उन्हें अपनी ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चों को नहीं अवेयरनेस होती, उन्हें पता ही नहीं होता। उन्हें करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी गाइडेंस होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कैसे कैसे उन्होंने GREs लेने हैं या नंबर लेने हैं और कैसे उन्होंने अप्लाई करना, प्रोसेस क्या है उसको आसान करना, फैसिलिटेट करना भी करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में खुसूसी तौर पे जा रहे हैं। वैसे तो यूनिवर्सिटी से पहले ही उनको पता लगना चाहिए कि हमें कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पर। अब मैं जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी से फिर हरासमेंट के इश्यूज भी आ जाते हैं। सो वी रियली नीड टू लुक इनटू इट कि लड़कियों को अगर हमने आगे लेके जाना है तो हमें बहुत मल्टीपल इश्यूज पे काम करना होगा ताकि उनके रास्तों को आसान किया जा सके। बिल्कुल, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं, हमारे साथ ही रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और हमजा और तमाम देखने वाले, मुझे हैरत होती है कभी कभी, अगर आप मेहरगढ़ सिविलाइजेशन को पढ़े ना तो आपको पता चलेगा जो नालियाँ थी ना सीवरेज की, वो ढकी हुई थी। वो इस दर्जे 9000 साल पुराने भी इतने सिविलाइज लोग थे इसी खित्ते में, इसी इलाके में, हमारे ही इस अर्ज़ पाक के जो है ना वो बाशिंदे थे। तो वो अगर उन्हें पता था, लेकिन हम आज 2021 में, यानी 21वीं सदी में बैठकर बात करते हैं तो सीवरेज के मंसूबों की। और अगर हम साउथ पंजाब की बात कर लें और उसमें भी उसके बहुत बड़ा शहर मुल्तान की बात कर लें तो सीवरेज के मंसूबों पर सुस्त रवि से काम जारी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज यानी गंदा पानी के मसाइल जो है मौजूद है। और याद रहे पोलियो के वायरसेस जो हैं वो भी इन्हीं सीवरेजेस के उसमें हमें मिलते रहे हैं। और वासा के मुताबिक 145 किलोमीटर तवील ये जो बोसीदा लाइंस हैं, इनकी तब्दीली का काम मुकम्मल होने पर सीवरेज मसाइल पर काफ़ी हद तक जो है काबू पा लिया जाएगा। बात कर लेते हैं, ज़हीर अब्बास वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जी जाइए सीवरेज के मंसूबों पर काम की इस वक्त सूरत हाल क्या है, कब तक मुकम्मल होने का इम्कान है, शहरियों को मसाइल क्या हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मुबैना गफलत के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा कुंडी के मनाजर नज़र आ रहे हैं। जगह जगह कचरा इकट्ठा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तअफ़्फ़ुन भी फैल रहा है। दूसरी जानिब वासा के जो मनसूबे हैं उन पर भी सुस्त रवि से काम जारी है, जिसकी वजह से शमसाबाद, पीपल्स कॉलोनी, गुलजेब कॉलोनी, सूरजकुंड रोड, गुलाम मोहम्मद आबाद, पीर कॉलोनी, बलोच चौक समेत मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ पर सीवरेज के मसाइल जो हैं वो बढ़ चुके हैं। जगह जगह गंदा पानी जो है वो जमा, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि जो सीवरेज के मनसूबे हैं उनको जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि उन्हें गंदे पानी से निजात मिल सके। दूसरी जानब जब हमारी वासा तर्जमान से बात हुई तो वासा तर्जमान के मुताबिक शहर में 1200 किलोमीटर तवील बोसीदा लाइनें हो चुकी हैं, जिसमें से 148 जो इंतहाई मखदूश हालत में हैं वहाँ पर तब्दीली का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे ही तमाम सीवरेज लाइनें तब्दील होंगी तो शहर से के काफ़ी इलाके जो हैं वहाँ से सीवरेज के मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ज़हीर, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और जो उम्मीद आपने हमें दिलाई है लेट्स होप कि ये जल्दी हो जाए, वरना हमने देखा है कि जहाँ खुदाई हो जाती है वहाँ से फिर मज़ीद ही खुदाई होती है वहाँ पे फिर खुदाई रहती है। अच्छा जी, लेकिन इस बारे से बातचीत करेंगे डायरेक्टर वर्क्स वासा मुल्तान से हमारे साथ हैं शहजाद मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद मुनीर साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा सर, ये जो हमने अभी एक रिपोर्ट दिखाई है ये तो होशरुबा, इसके तो मनाजिर देखे नहीं जा सकते, ये शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना भी होगा, डेफिनेटली है भी, कई माह से काम जारी है लेकिन अभी तक काम जो है मुकम्मल नहीं हो सका, इतनी सुस्त रवि की वजह क्या है? जी हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। असल में वासा मुल्तान के मसाइल काफ़ी गंभीर सूरत अख्तियार कर गए थे। वजह ये थी कि साल से जो सीवरेज लाइंस बोसीदा हो गई थी, आउटलिफ्ट थी, उनके लिए साबका हुकूमतों ने कभी तवज्जो नहीं दी। हमेशा हुकूमतों का, पहली साबका हुकूमतों का यही ट्रेंड होता था कि नई सड़कें बना दें, कर दें, जो लोगों की नज़र में आते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि वासा का तो काम सारा अंडरग्राउंड होता है, मौजूदा हुकूमत ने इस चीज़ पर फोकस किया है और मुल्तान के आउटलिफ्ट सीवरेज सिस्टम की रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने खतीर रकम वासा को फ्राहम की है। हमारा उस पर तकरीबन शहर में 7-8 जगह पर
रिप्लेसमेंट ऑफ आउटलिफ्ट सीवरेज लाइंस का काम जारी है। अभी आप जो बात कर रहे थे कि लोगों को तकलीफ है, वहाँ पर पानी खड़ा है, होता यूँ है कि ये हम शहर के अंदर एग्जिस्टिंग सीवरेज लाइन को रिप्लेस करके निकाल के और वहीं पर हमने नई लाइन बिछानी होती है। अब जाहिर है आबादियाँ हैं, सीवरेज का पानी तो आ रहा है, उसकी बाईपास अरेंजमेंट के लिए पंपिंग करते हैं हम अपने सारे आरजी टेम्परेरी पंपिंग अरेंजमेंट्स के जरिए पानी को निकालते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई लैप्स रह जाता है, कमी होती है, जिससे लोगों को तकलीफ होती है। बिल्कुल ठीक है, लोगों को तकलीफ होती है। ये कब तक जारी रहेगी तकलीफ, और इस तकलीफ के मुदावे के लिए क्या किया जाए? जी मैं बताता हूँ। अभी हमारा शहर में सूरजकुंड रोड पर सीवरेज की रिप्लेसमेंट का काम तेज से जारी है। तकरीबन विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे उसके एडजेसेंट एरियाज जितने हैं वो वहाँ पर उनको परमानेंट रिलीफ हो जाएगा और वहाँ पर सीवरेज के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा मुमताज़ाबाद के इलाके में गुलजेब कॉलोनी है, वहाँ का सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नकारा था। आए रोज़ वहाँ पर क्राउन फेलियर्स होते थे, वो हमने उसको सारे सीवरेज सिस्टम को, मेन नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया है और वो फंक्शनल हो गया है। उसके बाद आगे मैं बताता चलूँ कि हमने नवाबपुर रोड और शमसाबाद कॉलोनी की सीवरेज सिस्टम की रिप्लेसमेंट का काम भी जारी है। नवाबपुर रोड का स्पेशली सीवरेज बिल्कुल नाकारा था और वहाँ पर उसके दाएं बाएं स्लम एरियाज़ हैं, दीवानदा बाग, काफ़ी बड़ी आबादी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ का सामना था। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स नवाबपुर रोड कंप्लीट हो जाएगी, जिससे वहाँ पर शहरियों के लिए हमेशा के लिए सीवरेज के मसाइल वो ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक काम होता है तो हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों को तकलीफ ना हो, ज़्यादा डेडलाइन इसके बारे में तय की गई है? कोई डेडलाइन है सर कि इस टाइम तक ये सारे काम जो है मुकम्मल हो जाएंगे? जी हाँ, डेडलाइन का ये है कि हमें ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ आउटलिफ्ट सीवरेज सिस्टम की स्कीम हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रूव की है, उसके लिए उन्होंने हमारे उसका कंप्लीशन पीरियड 3 इयर्स है, जिसमें पहला फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक हम मोस्ट ऑफ द एरियाज़ को हम रेक्टिफाई कर जाएंगे और साथ साथ वहाँ पर जो भी हम रोड की एक्सकवेशन करते हैं उसकी रेस्टोरेशन का भी शामिल होता है, साथ साथ उन सड़कों को बनाते भी जाएंगे ताकि लोगों को आने जाने में दुश्वारी ना हो। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताएं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, मुल्तान से ताल्लुक़ था, स्पीकर नेशनल असम्बली रहे, बड़े बड़े लोग जो हैं जाते रहे आगे, बड़े बड़े ओहदे मिलते रहे, वफाकी वज़रा रहे, मुल्तान का सीवरेज का मसला तक हल नहीं हुआ। जी हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि हमेशा साबका हुकूमतों का फोकस रोड्स वगैरह के प्रोजेक्ट और इस तरह की तरफ रहा, लेकिन सीवरेज के कामों की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। यही वजह भी यही है बेसिकली कि ये जो रिप्लेसमेंट का काम हम आज करने जा रहे हैं, इसको कम से कम आज से 10 से 15 साल पहले हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है शहजाद मुनीर साहब, इतने ज्यादा लेकिन ओपन सेवरेज जो है ये इटसेल्फ बहुत बड़ा मसला है। इससे बहुत सारी वबाएं, बहुत सारी बीमारियां फूट सकती हैं। अगर ये काम शुरू किया है तो इसको हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करना बड़ा जरूरी है, वरना शहरियों के लिए मुश्किलात के साथ साथ तकलीफ भी बढ़ सकती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन देखिए ये रिप्लेसमेंट का जो काम है ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। शहर के अंदर एग्जिस्टिंग सर्विसेज लाइंस मौजूद होती हैं, नीचे सुई गैस की लाइन है, पीटीसीएल का नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, उनको भी बचाना होता है। फिर पुरानी लाइन बाज़ जगह पर 30 फीट डेप्थ तक पर वो पड़ी हुई है और 35 साल पुरानी, उसको वहाँ से निकालने के अंदर ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो उसमें मतलब एक जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगला नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक हमें ये टाइम दरकार होगा कि हम ये मोस्ट ऑफ द लाइंस को रिप्लेस कर जाएं और नेटवर्क को सक्सेसफुली चला जाएं। लेकिन मरलावार जहां जहां काम होता जाएगा उस इलाके के लोगों को रिलीफ मिलता जाएगा। जैसे मैंने सूरजकुंड रोड की बात की है, वहां पर काफी ज्यादा। थैंक यू सो मच शहजाद मुनीर साहब हमारे साथ थे, डायरेक्टर वर्क्स वासा। इस पूरी सिचुएशन पे आप क्या कह सकती हैं? हो नहीं जाता, करना पैंदा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। क्या क्या ड्रामे लिखे उन्होंने, क्या क्या कॉलम लिखे उन्होंने, और शायरी की अगर बात करें तो क्या इनकलाबी, रोमांटिक भी, इनकलाबी भी। मतलब क्या था, एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, चोरा डाकुआ कातला कोलों की पुछ दे। ये फुटेज चल रही है, ये भी वही है, मेरे ख्याल वही पढ़ रहे हैं क्यों दसनगे। सो ये खूबसूरत अंदाज और जो सोच थी ये थी मुन्नू भाई की।
जिनकी आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुनीर अहमद कुरैशी उर्फ मुन्नू भाई ने 1933 को पंजाब के शहर वजीराबाद में आंख खोली। शायरी और कॉलम निगारी उन्हें वर्षे में मिली थी और मुन्नू भाई कॉलम निगारी के मैदान में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत मशहूर और बहुत खूबसूरत ड्रामे, जैसे मैंने कहा बार बार, ये वो ड्रामे थे जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स का बहुत सारा काम किया, सोशल इश्यूज ने उन्हें हाईलाइट किया, उनको सामने बयान किया। और जो उनका काम मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि उन्होंने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए सुंदर फाउंडेशन जो है उसकी बुनियाद रखी। और इनके लिखे हुए कैरेक्टर सोना चांदी है, जोक सियाल है, ये वो अमर वो तसानीफ हैं या तहरीरें हैं जो हमें हमेशा याद रहेंगी। बिल्कुल, अभी भी आप सोना चांदी देखें तो आपको लगता है कि शायद ये अभी की बात हो रही है। कितनी खूबसूरत बातें और सोशल सटायर क्या खूबसूरत था, क्या खूबसूरत, बिल्कुल बहुत खूबसूरत था। और मेहनत की 100 नज़में और इंसानी मंजरनामा, ये तमाम चीज़ें जो है उनकी तसानीफ में शामिल है, उनके ड्रामों में शामिल चीज़ें हैं। मुन्नू भाई बच्चों से खुसूसी शफ़क़त रखते थे और इसीलिए जो थैलेसीमिया वाला जिक्र किया फरहान ने, वो तो एक रोशन पहलू है और ये जारी है और जारी रहेगा। बिल्कुल, और अल्लाह ताला इसका सवाब जो है वो उन्हें पहुँचाए, करवट करवट दर्जात बुलंद करे। इसलिए कि बड़ी बात है किसी का एहसास करना और उसके लिए आसानी की कोशिश करना। ये सुंदर फाउंडेशन की सूरत में उनकी काविश और उनकी खिदमात जो है हमें नज़र आती हैं। हम इस हवाले से बात करेंगे फ़र्रुख सुहेल साहब को, जो कि अकार हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फ़र्रुख साहब, क्या रोशन मीनारे थे हमारे पास सहाफ़त के, अदब के, शायरी के, ये तमाम चीज़ें जितनी हमजहत शख्सियत थे वो, आप बताइएगा क्या इंस्पिरेशन उनसे हमें मिलती है और हमें नज़र आते हैं ऐसे कदावर लोग अब इन डिपार्टमेंट्स में? वालेकुम अस्सलाम। मैंने मुन्नू भाई साहब के जाने पर भी कहा था, एक जुमला होता है आना आना जाना लगा हुआ है, मैं कह रहा हूँ नहीं, जाना जाना लगा हुआ है। तो रिप्लेसमेंट तो कभी नहीं होती, लेकिन जो सोसाइटी का डिक्लाइन हो रहा है, जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, इंटेलेक्चुअल लैंडस्लाइडिंग, उसमें जो मेरा विजन है वो ऐसी रिप्लेसमेंट नहीं होंगी शायद। और ये मैं कोई जुमला नहीं बोल रहा, जो मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि हमने हबीब जालब का अभी तक कोई मुतबादल पैदा नहीं किया, हमने अहमद फराज का कोई मुतबादल पैदा नहीं किया, हमने फैज साहब का। तो मुन्नू भाई तो एक बहुत ही उनकी शख्सियत के बड़े पहलू थे। वो सहाफ़ी थे, वो कालम नगार थे, वो ड्रामा नगार थे, वो शायरी भी करते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर वो समाज को तब्दील करने के लिए उन्होंने ये सारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए, कलम का, ड्रामे का और थिएटर का। बुनियादी तौर पर मैं उनको एक एक्टिविस्ट समझता हूँ और वो सोशलिस्ट थे। हम चूंकि ये लफ्ज कहना भी जुर्म समझते हैं पाकिस्तान में, जो कि वो थे, वो सोशलिस्ट थे, इसके अलावा वो कुछ नहीं था। उनका यकीन पाकिस्तान में सोशलिज्म था। उन्होंने, मैं आपको ये बात बताऊं कि उन्होंने एक ड्रामा किया था जुलूस, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ था, और उस जुलूस ड्रामे में वजीर आजम खुद शामिल हुए थे। वजीर आजम उस ड्रामे का हिस्सा थे, जुलूस। तो ये क्या पाकिस्तान में अब ये मुमकिन है? क्या पाकिस्तान का वजीर आजम ऐसा ड्रामा कर सकेगा जिसमें मुन्नू भाई ड्रामा कर रहा हो? तो कहने का मकसद है आप सोसाइटी को खुद मेजर कर लें कि सोसाइटी कहाँ जा रही है। आप जैसे लोगों ने अगर मुन्नू भाई को याद रखा है तीसरी बरसी में, उम्मीद है 30 सालों में भी यहाँ आने वाले लोग याद रखेंगे तो फिर सिलसिला बनेगा। और अगर ये याद नहीं रखा जाएगा, कनेक्टिविटी हिस्ट्री से नहीं होगी, तो नए लोग, नए हीरोज न जन्म नहीं लेते। जब हम अपने हीरोज को, कंटेम्प्रेरी हीरोज को, पुराने हीरो को, सैकड़ों साल पुराने हीरो को, दुल्ला भट्टी को याद नहीं करेंगे, मुन्नू भाई को याद नहीं करेंगे, तो नए लोग पैदा नहीं होंगे। और उनके काम को, जैसे आपने बयान किया, तो पैदा तब होंगे, हो नहीं जानता। जैसे ये मेरा तो ये शेर नहीं है, ये मेरा मोटो है कि हो नहीं जानता, करना पैदा है। कई लोग कहते हैं बस ये इंशाल्लाह ताला अब तुलबा तहरीक चल रही है, अल्लाह बड़ी खैर करेगा। मैं कहा अल्लाह तो करेगा, हम क्या करेंगे? तो हमें ख्वाहिशों पर ही है कि पाकिस्तान में खुद तब्दीली आ जाएगी, कोई वजीर आजम आएगा। तो ये हम समाज ने तब्दीली कलेक्टिवली लानी होती है। ये जब हम इनकलाबात पढ़ते हैं, किसी ईरान में, सोवियत यूनियन में, जहाँ जहाँ इनकलाब आए, वहाँ ये नहीं था कि ऊपर से एक बंदा आता है तो वो छड़ी से इनकलाब बर्पा करता है। कि तुर्की का बड़ा आजकल रोल है। तो तुर्की में इनकलाब आया था 1923 में, किसी ने पढ़ा ही नहीं है पाकिस्तान में वो इनकलाब, और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो इसी तरह जब हम अपने हीरोज को, मुन्नू भाई पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का हीरो है, मैं उनको एक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हीरो है, आइकॉन है। और उन्होंने क्या काम किया, हम जब उस जहत पे काम करेंगे, जब हम उस तर्ज पे काम करेंगे, और ये जो जुमला होता है ना जी, वो सादा बड़ा है, वो करप्ट नहीं, ये भी कोई चीज नहीं है, ये बेचने वाली चीज नहीं है, सादा इंसान होता है। ये मैंने डॉक्टर मुबशर को पिछले साल ही कहा इंतकाल से पहले
सादा तो आप भी थे, पाकिस्तान कितने ताकतवर वजीर खजाना थे। तो ये सादगी लोग आजकल बेचते हैं जी, फलां गवर्नर बड़ा सादा है जी। सादगी को क्या करें हम, अगर बंदा इनकॉम्पिटेंट हो तो कॉम्पिटेंसी अपने शोबे में, वो सहाफी हो, वो एंकर हो, वो प्रोड्यूसर हो, वो कॉलम नगार हो, वो शायर हो, कॉम्पिटेंसी इज द मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। तो इसलिए जब हम मुन्नू भाई को याद करेंगे तो नए मुन्नू भाई पैदा होंगे। बिल्कुल ठीक है। फारूक सुहेल साहब, हमें ये बताएं, हम याद तो करते हैं, आपने कहा कि हम अहमद फराज पैदा नहीं कर सके, हम फैज साहब को पैदा नहीं कर सके, हम हबीब जालिब को पैदा नहीं कर सके, हम सब उनकी तहरीरें, नज़में, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हम पे असर क्यों नहीं हो रहा होता? हम तो याद भी कर रहे हैं, फिर भी हम पे असर नहीं हो रहा। क्या हम सिर्फ जो है कोई फरीज़ा निभा रहे हैं, या हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि भाईजान मैंने मुन्नू भाई को भी पढ़ा हुआ है, मैंने फैज साहब को भी पढ़ा हुआ है, मैंने अहमद फराज को भी पढ़ा हुआ है, सिर्फ कि हमारा एक भार रह जाए अगले पे कि जी हम बहुत पढ़े लिखे हैं, किताबें पढ़ते हैं? असल में यही बात है। मैं आपको बताऊं, मैं मसलन टीवी पे एक शो करता था, उसके एंड पे किताब पर बहस करता था, जो कि करंट अफेयर में प्राइम टाइम शो में नामुमकिन था पाकिस्तान में। 10 बजे का शो होता है, तो मैं पढ़ के करता था। आजकल मैं देखता हूँ कई लोग किताब पर बात कर रहे थे, ऐसे ही लगते हैं किताब बड़ी अच्छी है, किताब खूबसूरत है, फला पब्लिशर, पढ़ी कोई नहीं होती। क्योंकि हम एक किसको, पंजाबी का लफ्ज है बड़ा खूबसूरत, अक्स डाल रहे होते हैं। हमारा सारा काम फेक हो गया है, हम उसको अडॉप्ट नहीं करते। देखें सूफिया कराम की जो सबसे बड़ी खूबी थी, वो तबलीग नहीं थे करते, वो खतीब नहीं थे, वो खुतबे नहीं थे देते, वो लंबे लंबे लेक्चर और तकरीरें और मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, वो अमल करते थे अपने ऊपर। तो जब हम अमल करेंगे, आजकल हमारे टीवी शोज में मैं देखता हूँ प्रोग्राम है जी, बड़े घरों की लोगों में जाते हैं कि बड़ा घर कितना बड़ा है, तो वो मैं हैरान हो जाता हूँ। एक तरफ हमारा मीडिया कहता है जी फलां सारे लीडर बड़े घर में रहते हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ रहता है, बिलावल भुट्टो रहता है, तो आप बड़े घरों को आइडलाइज कर रहे हैं ना। मैं परसों भी देख रहा था, बुरी बात नहीं है। क्या आप ये ढूंढेंगे लाहौर में कि बड़े लोग छोटे घरों में कितने रहते हैं? ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। खबर तो ये है कि बड़े लोग छोटे घरों में रहते हैं। ये प्रोग्राम होना चाहिए। तो बिल्कुल, ये हमारी सोसाइटी का ये है सवाल। वही ना, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के किस्से, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तो आप वही बात कर रहे हैं। बताइएगा, लोग तो किताब दोस्त रहे नहीं। अब हमने देखा है कि लोगों ने किताबें सजाई होती हैं और जाहिलों की सी गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं, और वो जो गुफ्तगू है वो उसमें इल्मियत का बिगाड़ भी होता है, उस पर दावा भी होता है। तो ये जो मुआशरती जिस तनज़ुली की बात आप कर रहे हैं, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसका कोई आपको हल दिखाई देता है? हल है बिल्कुल। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो पॉलिटिक्स है, ये 3 बड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड होती हैं समाज को बदलने के लिए। अगर हम इन मीडियाज में, पॉलिटिक्स के मैदान में, सहाफत के मुख्तलिफ शोबे हैं, सोशल मीडिया पे, मतलब मैं सोशल मीडिया पे पुराना एक्टिविस्ट हूँ, लोगों को पता नहीं, 2008 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। मेरा दिल टूट गया कि मैं सच बोलता हूँ, वो कबूल नहीं। एक फेक सी कहानी ले आएंगे, एक वो एक फराडिया था जिसने शेर पाँव में बैठाया होता है, वो जाके एक आलतिन को ले आता है, वो लोगों का अर्तुगरुल वही है, उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, झूठ को, ख्वाब को, सहर को, शराब को। तो समाज को हमने कायल करना है कि सच सुने, सच पढ़ें, इल्म सुने, इल्म पढ़ें, तो सोसाइटी तब बदलेगी। ये किताबों के सिर्फ जिक्र करने में, अक्सर किताबों के प्रोग्राम देखता हूँ, आजकल एक फैशन है, कोई नहीं पढ़ी होती, वो कह रहा होता है जी किताब बड़ी खूबसूरत छपी है, किताब बड़ी दीदा, कंटेंट नहीं पढ़ा होता। मतलब मैंने परसों एक बहुत बड़े गुलकार का प्रोग्राम देखा, मैं देखता हूँ एज ए स्टूडेंट, देखता हूँ कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। उसने कहा मेरे घर में परफ्यूम बहुत है, मेरे घर में घड़ियां बोल रहे हैं, किताबें कहीं नहीं थी, और वो कह रहा था मैं बड़ा इल्म दोस्त हूँ। तो मैंने दिल में सोचा कभी ये मेरे घर में आए चंद मरले के, तो मैं इनको दिखाऊं कि घर में किताबें रखने की जगह नहीं है। तो ये जो सोसाइटी होती है, कभी सोसाइटी बड़े घरों वाले नहीं बनाते, सोसाइटी बड़े इल्म वाले लोग बनाते हैं। मुन्नू भाई का घर बड़ा नहीं था, मुन्नू भाई का घर जैसे बना वो भी एक कहानी है, लेकिन उसका जो घर का जो पूरा मरकज था, उसके जहन से और दिल तक जो था, वो इल्म से मुनव्वर था। और उन्होंने सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूट किया, जैसे आपने, हमारी एंकर साहिबा ने भी बताया कि वो कैरेक्टर देखे, सोना चांदी आज भी जिंदा है। क्यों? इतना ताकतवर कैरेक्टर वो दे गए सोसाइटी को। उनका ड्रामा जो जजीरा था, जो झोंक सियाल था, वो इतना ताकतवर है कि अगर आज जजीरा ड्रामा लगाया जाए तो लोग चौंक जाएं कि पाकिस्तान में आज से 40-50 साल पहले ये ड्रामा बना था। तो ये चीजें हैं, सोसाइटी बदल सकती है। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हमारे यहाँ अच्छे लोग हैं,
लेकिन हमें वो ट्रेंड बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बेचा भी नहीं। फरूख सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे और मुन्नू भाई के हवाले से हम आज बात कर रहे थे। सो जब तक हमारे पास ऐसे रोशन मिसालें मौजूद रहेंगी जिनको हम देख सकते हैं और जिनकी तकलीद करने की कोशिश कर सकते हैं, लेट्स होप एंड विश के बेहतरी की गुंजाइश जो है वो रहे और हम सही और गलत में फ़र्क करते हुए सही को फॉलो कर सकें। बिल्कुल जी, हम दोनों को इजाज़त दीजिए, वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।